चिड़ियों का घोंसला बनाने का टाइम था। सबने काफ़ी मेहनत की थी। शाम को सब आराम से बैठी थी। एक चिड़िया बोली, काश एक उल्लू होता जो हमारी हेल्प करता। दूसरी बोली, वो बूढ़ों और बच्चों का भी ध्यान रख सकता था। तीसरी बोली, वो हमें एडवाइस दे सकता और बिल्ली से बचने में मदद करता। फिर बूढ़ी चिड़िया पास्तुस ने कहा, चलो हर तरफ कुछ तलाशी भेजते हैं, कहीं से एक छोटा उल्लू मिल जाए या उसका अंडा। कौवे का बच्चा भी चलेगा, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सब चिड़ियाँ एक्साइटेड हो गईं, तेजी से चहचहाने लगी। पर एक अकेली चिड़िया थी, स्क्रॉनफिकल, एक आंख वाली और थोड़ी परेशान नेचर की। उसने कहा, यह सब बर्बादी ला सकता है। पहले सोचना चाहिए कि उल्लू को कैसे टेम करेंगे, कैसे अपने कंट्रोल में करेंगे। पास्तस चिड़िया बोली कि उल्लू को कंट्रोल करना तो मुश्किल है। पहले उल्लू का अंडा ढूंढते हैं, बाद में कंट्रोल करने का देखेंगे। स्क्रॉनफिकल चिल्लाई, ये प्लान गलत है। पर किसी ने नहीं सुना। सब उड़ गईं पास्तस के प्लान को फॉलो करने। सिर्फ 2-3 चिड़ियाँ पीछे रह गईं। उन्होंने सोचा कैसे उल्लू को कंट्रोल किया जा सकता है। जल्दी ही उनको समझ में आया कि पास्तुस ठीक थी। ये काफ़ी मुश्किल काम है और बिना उल्लू के तो और भी मुश्किल। फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी। उन्हें डर था कि कहीं पहले उल्लू का अंडा न मिल जाए, कंट्रोल करने का तरीका ढूंढने से पहले। कहानी का एंड नहीं पता, पर लिखने वाले ने यह किताब स्क्रॉनफिकल और उसके फॉलोअर्स को डेडिकेट की है। यह बुक निक बॉस्ट्रॉम ने लिखी थी 2014 में। इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर के बारे में लिखा गया है। बॉस्ट्रॉम कहते हैं कि अगर AI इंसान से ज़्यादा स्मार्ट हो गया तो वो इंसानों के कंट्रोल में नहीं रहेगा, और अगर AI आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। बुक में 3 मेन रास्ते बताए गए हैं जिनके थ्रू सुपर इंटेलिजेंस आ सकता है। पहला, स्पीड सुपर इंटेलिजेंस, जिसमें AI का ब्रेन सेम इंसान जैसा होगा पर बहुत ज़्यादा फास्ट सोचेगा। दूसरा, कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस, जिसमें बहुत सारे AI सिस्टम्स मिलके एक सुपर माइंड बनाते हैं। और तीसरा, क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस, जिसमें AI इंसान के ब्रेन से कम्प्लीटली अलग और ज़्यादा एडवांस्ड होगा। बुक में यह भी बताया गया है कि अगर सुपर इंटेलिजेंट आ गया तो उसको कैसे कंट्रोल करें, पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। बॉस्ट्रॉम वार्न करते हैं कि अगर AI सेफ नहीं बनाया गया तो वो दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए AI को डेवलप करने से पहले सोच समझ के चलना ज़रूरी है। निक बॉस्ट्रॉम स्वीडन के हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं। उनका काम AI सेफ्टी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टेंशियल रिस्क के बारे में है। बॉस्ट्रॉम लॉजिकल और डीप थिंकिंग वाले रिसर्चर हैं। उनको दुनिया के मोस्ट सीरियस फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च करना पसंद है। आइए इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं। आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ मुझे सुन रही है वो है ह्यूमन ब्रेन। दूसरे एनिमल्स के ब्रेन में ये चीज़ें नहीं होती जो ह्यूमन ब्रेन में होती हैं। इसी वजह से ह्यूमंस दुनिया पे रूल करते हैं। दूसरे एनिमल्स के पास ज़्यादा ताकत होती है, पर हमारे पास ज़्यादा समझ है। इसी समझ की वजह से लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी डेवलप हुई। हर जनरेशन ने पहले वालों के काम पे बिल्ड किया। अगर कभी हम ऐसे मशीन ब्रेन्स बनाएं जो हमारे ब्रेन से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएं तो वो सुपर इंटेलिजेंस बन जाएगा। जैसे गोरिल्ला की लाइफ अब ह्यूमन पे डिपेंड करती है, वैसे ही ह्यूमन की लाइफ फ्यूचर में मशीन सुपर इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगी। हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम ही बनाएंगे उस मशीन को। हम ऐसे सुपर इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करे, पर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। और ये भी पॉसिबल है कि हमें सिर्फ एक चांस मिले। अगर पहली बार में ही गलत सुपर इंटेलिजेंस बन गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बुक इसी चैलेंज को समझने की कोशिश करती है।
सुपर इंटेलिजेंस का क्या रिस्क है और हम कैसे रिएक्ट करें। शायद ये ह्यूमैनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजरस चैलेंज है, और हो सकता है ये लास्ट चैलेंज हो। बुक ये नहीं कहती कि एआई का ब्रेक थ्रू अभी आने वाला है या एग्जैक्ट टाइम बताती हो सकता है इस सेंचुरी में हो, पर पता नहीं। शुरू के कुछ चैप्टर्स टाइमिंग और पाथ के बारे में है, बाकी बुक फोकस करती है इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन के प्रोसेस पे, सुपर इंटेलिजेंस के टाइप्स और पावर पे, और उसके स्ट्रेटजी पे जब उसके पास डिसाइसिव एडवांटेज होगा। फिर फोकस शिफ्ट होता है कंट्रोल प्रॉब्लम पे कि कैसे स्टार्टिंग में ही ऐसी कंडीशंस सेट करें कि रिजल्ट सेफ और हेल्पफुल हो। एंड में बड़ा पिक्चर दिखाया गया है और कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि अभी क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर में डिजास्टर ना हो। बॉस्टन के लिए ये बुक लिखना आसान नहीं था। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग इस रास्ते पे और आगे तक जा सकें। उन्होंने कोशिश की कि बुक रीडेबल हो, पर शायद पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए। उन्होंने अपने जैसे पहले के वर्जन्स को इमेजिन करके बुक लिखी। निक बॉस्ट्रम कहते हैं कि बुक के कई पॉइंट्स गलत भी हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद मिस हो गई हों जो कंक्लूजन्स को गलत बना सकती हैं। इसलिए थ्रू आउट बुक अनसर्टेनिटी के वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं, जैसे पॉसिबली, शायद, हो सकता है, etc। निक के हिसाब से ये बुक गलत हो सकती है, पर जो व्यूज़ और लिटरेचर में है वो और भी ज़्यादा गलत है। डिफ़ॉल्ट थिंकिंग की सुपर इंटेलिजेंस को इग्नोर किया जा सकता है, वो सबसे खराब ऑप्शन है। हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री में ग्रोथ हर नए फेज में पहले से ज़्यादा फास्ट हुई है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ग्रोथ रेट को काफ़ी बदला। अब अगर एक और बड़ा शिफ्ट हुआ तो ग्रोथ इतनी फास्ट हो सकती है कि इकोनॉमी 2 हफ्ते में डबल हो जाए। कुछ लोग इसको टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी बोलते हैं, पर यह बुक उस वर्ड से दूर है। हमें इंटरेस्ट है इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन में, जब मशीन्स इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए। ऐसा लगता है कि अगर इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो करे तो ज़रूर कुछ ऐसी माइंड्स होंगी जो बायोलॉजिकल माइंड से ज़्यादा फास्ट और इफ़िशिएंट होंगी। मशीन्स जो ह्यूमंस जैसे कॉमन सेंस और रीजनिंग कर सकें, उनका आइडिया 1940s से है। तब कहा गया कि 20 साल में ऐसी मशीन्स आ जाएंगी। आज भी लोग वही 20 साल फ्यूचर में कहते हैं, बस वो 20 साल कभी आते नहीं। 20 साल का प्रेडिक्शन सेफ होता है, न ज़्यादा पास न ज़्यादा दूर। एआई को बनाने में प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स निकली, पर इसका मतलब ये नहीं कि एआई कभी पॉसिबल नहीं। कभी कभी कॉम्प्लेक्स लगने वाले प्रॉब्लम्स का सिंपल सोल्यूशन भी मिल जाता है। ह्यूमन लेवल एआई कोई एंड पॉइंट नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सुपर ह्यूमन एआई। आईजे गुड ने 1965 में कहा था कि अगर कोई अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन बन गई जो खुद से बेटर मशीन्स बना सके तो इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होगा, और फिर ह्यूमंस का इंटेलिजेंस पीछे छूट जाएगा। अगर ये मशीन फ्रेंडली हुई तो ठीक, नहीं तो ह्यूमैनिटी का एंड भी हो सकता है। एआई के शुरुआती साइंटिस्ट ने ह्यूमन लेवल तक सोचा, पर उससे आगे सुपर इंटेलिजेंस के रिस्क के बारे में नहीं सोचा। सेफ्टी, एथिक्स या कंट्रोल पे किसी ने सीरियसली ध्यान नहीं दिया। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब एआई बनाना पॉसिबल हो तब तक हम इतने समझदार हो चुके हों कि उस एक्सप्लोजन को सरवाइव कर सकें। 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में 10 साइंटिस्ट ने मिलकर एआई पे काम स्टार्ट किया। प्रपोजल ने कहा कि हर एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस को मशीन में डाला जा सकता है। मशीन्स बनानी हैं जो लैंग्वेज यूज़ करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। पहले एआई में एक्साइटमेंट था, लुक माँ नो हैंड्स एरा। हर बार जब बोला गया कि मशीन ये नहीं कर सकती, एआई साइंटिस्ट ने छोटी सिस्टम्स बनाई जो वो काम कर सकें। जैसे लॉजिक थियरिस्ट ने मैथमेटिकल थियरम्स को प्रूव किए, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर ने फॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करी, शेकी रोबोट ने परसेप्शन प्लस प्लानिंग प्लस फिजिकल काम करता था, ELIZ एलिजा ने साइकोथेरेपिस्ट बनकर बातें करी।
SHRDLU। इसने इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन समझ के ब्लॉक्स मूव किए। बाद में AIs म्यूज़िक कंपोज करने लगे, डायग्नोसिस में डॉक्टर से बेटर निकले, कार्स चलाएं, पेटेंट्स बनाएं और इवन जोक्स भी लिखे। पर अर्ली सिस्टम्स काफ़ी लिमिटेड थे। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हुई उनका सिस्टम फेल होने लगा, कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन की वजह से। सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए ब्रूट फोर्स सर्च काम करता था, पर जैसे 5 लाइन प्रूफ से 50 लाइन प्रूफ पे जाते हैं, पॉसिबिलिटीज बिलियंस में हो जाती हैं और सुपर कंप्यूटर्स भी फेल हो जाते हैं। अर्ली AI को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए था स्मार्ट एल्गोरिदम्स, डोमेन नॉलेज, अनसर्टेनिटी हैंडल करने की एबिलिटी और बेटर मेमोरी और स्पीड, जो तब अवेलेबल नहीं था। 1970s के बाद ये सब प्रॉब्लम समझ में आए। लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि AI की अर्ली प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हो रही। फिर आया पहला AI विंटर, फंडिंग कम हो गई, लोग डिसअपॉइंटेड हो गए और AI का क्रेज खत्म हो गया। 1980s में जापान ने AI में बड़ी इन्वेस्टमेंट की, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 5th जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम्स। गोल था कि AI के लिए सुपर पावरफुल पैरेलल कंप्यूटर्स बनाना। तब जापान के इकोनॉमिक सक्सेस को दुनिया कॉपी करना चाहती थी। तब US और यूरोप ने भी AI पे इन्वेस्ट किया। उस टाइम एक्सपर्ट सिस्टम्स पॉपुलर हो गए। एक्सपर्ट सिस्टम्स रूल बेस्ड प्रोग्राम्स थे जो ह्यूमन एक्सपर्ट से ली गई नॉलेज को फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करके डिसीजन मेकिंग करते थे। हंड्रेड्स सिस्टम्स बनाए गए। छोटे सिस्टम्स से कोई खास फायदा नहीं मिला, बड़े सिस्टम्स बनाने में पैसे ज़्यादा लगते थे, यूज करना भी मुश्किल था। एक प्रोग्राम के लिए अलग कंप्यूटर लेना प्रैक्टिकल नहीं था। 1980s के एंड तक ये फेज भी खत्म हो गया। जापान का प्रोजेक्ट फेल हो गया, US और यूरोप के वर्जन्स भी फेल हो गए। सेकेंड AI विंटर आ गया, फंडिंग गई, इंटरेस्ट कम हो गया। AI वर्ड ही बदनाम हो गया, इन्वेस्टर्स, फंडर्स और एकेडमिक्स सब दूर हो गए। पर टेक्निकल काम चलते रहे। 1990s में नए टेक्निक्स आए, न्यूरल नेटवर्क्स और जेनेटिक एल्गोरिदम्स। ये ट्रेडिशनल GeoFAI यानी सिंबॉलिक AI से अलग था। GeoFAI का मेजर इशू ये था कि ब्रिटलनेस था, यानी एक छोटी गलती से पूरा सिस्टम फेल हो जाता था। न्यूरल नेटवर्क्स का स्टाइल ज़्यादा नेचुरल था, अगर थोड़ा डैमेज हो तो थोड़ा ही परफॉर्मेंस डाउन होता। न्यूरल नेट्स एक्सपीरियंस से सीख सकते थे, पैटर्न रिकॉग्निशन में स्ट्रांग होते हैं, जैसे सोनार सिग्नल से ट्रेन करने पर सबमरीन और सी लाइफ में फ़र्क समझने लगे ह्यूमन एक्सपर्ट से ज़्यादा अच्छे से। 1950s से न्यूरल नेट्स जानकारी में थे, लेकिन बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम के आने के बाद ही मल्टीलेयर्ड नेटवर्क्स ट्रेन होने लगे। इन्होंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस सीखना पॉसिबल बनाया। साथ ही कंप्यूटर्स पावरफुल हो गए तो न्यूरल नेट्स यूजफुल बन गए रियल एप्लीकेशंस में। न्यूरल नेट्स के ब्रेन लाइक क्वालिटीज़ ने इंस्पायर किया कनेक्शनिज्म नाम के नए अप्रोच को। और इस टॉपिक पे करीब 1.5 लाख से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। जेनेटिक एल्गोरिदम्स में सॉल्यूशंस का पॉपुलेशन होता है, नए सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन से। फिटनेस फंक्शन के थ्रू बेस्ट सॉल्यूशंस नेक्स्ट राउंड में सर्वाइव करते हैं। थाउजेंड्स जनरेशंस में सॉल्यूशंस बेटर होते जाते हैं, कभी कभी ह्यूमन डिज़ाइन से अलग और यूनिक रिजल्ट्स मिलते हैं। जेनेटिक मेथड्स में ह्यूमन इनपुट कम होता है, सिर्फ फिटनेस फंक्शन डिफाइन करना होता है। पर काम करवाने के लिए स्किल चाहिए, स्पेशली राइट रिप्रेजेंटेशन बनाना। अगर रॉन्ग फॉर्मेट यूज हुआ तो सर्च या तो एंडलेस घूमता रहेगा या स्टक हो जाएगा। इवोल्यूशन अप्रोच भी कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन से सफ़र करता है। न्यूरल नेट्स और जेनेटिक एल्गोरिदम्स ने GeoFAI को चैलेंज किया, पर मेन आइडिया ये था कि अगर अलग टेक्निक्स एक कॉमन मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में समझी जा सकती हैं तो अच्छा है। न्यूरल नेट्स को स्टैटिस्टिकल क्लासिफायर के रूप में समझा जा सकता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के जरिए। ये एग्जाम्पल है। दूसरे क्लासिफायर्स डिसीजन ट्रीज, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM, नेव बेस, KNN सब कंपेयर किए जा सकते हैं।
जेनेटिक एल्गोरिदम्स भी स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स के लार्ज ग्रुप का हिस्सा है। हर एल्गोरिदम के प्रोज और कॉन्स हैं, टाइम, मेमोरी यूज, इंडक्टिव बायस, एक्सटर्नल नॉलेज यूज और इंटरप्रेटेबिलिटी। मशीन लर्निंग का रियल बेस है ट्रेड ऑफ्स को बैलेंस करना। बॉस्ट्रॉम कहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल लर्निंग एजेंट है बेजियन एजेंट। ये स्टार्ट करता है एक प्रायर प्रोबेबिलिटी के साथ, सब पॉसिबल वर्ड्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करता है। सिंपलर वर्ड्स को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है। कॉल्मोगोरोव कॉम्प्लेक्सिटी से ये डिफाइन है। एजेंट जब न्यू इन्फो पाता है तो बेस थ्योरम से अपडेट करता है। कुछ वर्ड्स एलिमिनेट हो जाती हैं, बाकी में प्रोबेबिलिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे एक पेपर पे सैंड फैला हो, नए एविडेंस आने पे कुछ सैंड हटा दीजिए और बाकी में इक्वली बांट दीजिए। एजेंट के पास होता है यूटिलिटी फंक्शन, हर वर्ड की डिजायरेबिलिटी बताता है। हर टाइम स्टेप पे एजेंट वो एक्शन चूज करता है जिसका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी सबसे ज्यादा हो। प्रॉब्लम है कि ये आइडियल एजेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉसिबल वर्ड्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको कंप्यूट करना इम्पॉसिबल है। एक मॉनिटर के 1000 इंटू 1000 पिक्सल्स के स्टेट्स ही 2⁻1 मिलियन होते हैं, जो पूरी यूनिवर्स के पॉसिबल कंप्यूटेशन से भी ज़्यादा है। फिर भी बेजियन एजेंट एक आइडियल स्टैंडर्ड देता है। रियल वर्ल्ड एआई में हम उसके शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल्स जैसे बेजियन नेटवर्क्स इसी अप्रोच से इंस्पायर्ड हैं। बेजियन मॉडल्स ने मशीन लर्निंग, फिजिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, रोबोटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन, कम्युनिकेशन सब में लिंक बनाया है। बेटर बेजियन एल्गोरिदम्स आने से मल्टीपल फील्ड्स में इंप्रूवमेंट होती हैं। एआई की अब तक की परफॉर्मेंस, यानी एआई ऑलरेडी ह्यूमन से बेटर परफॉर्म करता है कई गेम्स में। पहले चेस को ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिंबल माना जाता था, अब एआई आसानी से हरा सकता है। जॉन मैकार्थी ने कहा कि जब काम करता है तो उसे एआई नहीं कहते। पहले लगा चेस मास्टर लेवल एआई बनाने के लिए हाई लेवल जनरल इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि स्पेशल पर्पस एल्गोरिदम प्लस फास्ट प्रोसेसर काफ़ी थे। पर ये एआई नैरो था, सिर्फ चेस खेलता था और कुछ नहीं। विजन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, रोबोट कंट्रोल एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हार्ड निकले। कॉमन सेंस और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग भी टफ निकले। ये टास्क अब एआई कंप्लीट माने जाते हैं, यानी अगर ये सॉल्व हो जाए तो जनरल एआई भी हो सकता है। चेस जैसा सिंपल एल्गोरिदम से सॉल्व हुआ तो हो सकता है दूसरे हार्ड टास्क के लिए भी सिंपल एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करे, बस मिला नहीं अब तक। हियरिंग एड्स बैकग्राउंड नॉइज हटाते हैं। नेविगेशन ऐप्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, मेडिकल सपोर्ट टूल्स, रोबोटिक पेट्स, क्लीनिंग बॉट्स, सर्जिकल रोबोट्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, दुनिया में 10 मिलियन प्लस रोबोट्स, ये सब एआई के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं। सिरी जैसे असिस्टेंट्स वॉइस कमांड समझते हैं, ओसीआर, हैंड राइटिंग, टाइप राइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, मेल सॉर्टिंग और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में यूज़ होते हैं। मशीन ट्रांसलेशन अब स्टैटिस्टिकल लर्निंग पे बेस्ड है, प्रोग्रामर्स को लैंग्वेज आनी भी ज़रूरी नहीं। फेस रिकॉग्निशन एयरपोर्ट्स पे यूज़ हो रहे हैं। यूएस के पास 75 मिलियन प्लस फोटो डेटाबेस है। सर्वेलांस में एआई और डेटा माइनिंग तेज़ी से बढ़ रही है। इक्वेशन सॉल्वर्स और थ्योरम्स प्रूवर्स अब रूटीन टूल्स हैं, अब उनको एआई नहीं माना जाता। चिप डिज़ाइन कंपनीज इन्हें यूज़ करती हैं वेरिफिकेशन के लिए। मिलिट्री ड्रोन्स, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स अभी ह्यूमन कंट्रोल पे डिपेंड करते हैं, पर ऑटोनॉमी बढ़ रही है। डार्ट टूल 1991 गल्फ वॉर में लॉजिस्टिक्स में इतना काम आया कि डेरपा ने कहा कि एआई में 30 साल की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल गया। एयरलाइन बिजनेस में एआई से रिजर्वेशन, इन्वेंट्री, कॉल सेंटर्स ऑटोमेट हो गए हैं। स्पैम फिल्टर्स, फ्रॉड डिटेक्शन, गूगल सर्च इमेज सब में एआई कंपोनेंट्स लगे हैं। एआई और जेनरिक सॉफ्टवेयर में लाइन ब्लर हो गई है। जब काम करता है उसे एआई नहीं कहते। ऑलमोस्ट सब करंट सिस्टम्स नैरो होते हैं स्पेसिफिक काम के लिए।
पर उनमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, क्लासिफायर्स, प्लानर्स, सॉल्वर्स, जो जनरल एआई के काम में आ सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में एआई का बड़ा यूज़ है। कुछ सिस्टम्स ह्यूमन ऑर्डर्स को ऑटोमेट करते हैं, कुछ खुद एडेप्टिव स्ट्रेटजीज चलाते हैं। डेटा माइनिंग से पैटर्न्स निकालते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में माइक्रोसेकंड लेवल पर डिसीजन लेते हैं। स्पीड का इंपॉर्टेंस इतना है कि कंप्यूटर्स को एक्सचेंजेस के पास ही लगाया जाता है। यूएस में 50% से ज़्यादा इक्विटी ट्रेड एल्गोरिदम से होती है। निक बॉस्ट्रॉम लिखते हैं कि एआई का 2 तरह का प्रोग्रेस हुआ। थियरी में स्टैटिस्टिकल और इन्फो थियरी बेस स्ट्रांग हुआ। प्रैक्टिकल लैब्स में काफ़ी डोमेन स्पेसिफिक सक्सेस मिला। इससे एआई का लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस आया, पर एआई का पास्ट फेलियर्स का इफेक्ट अभी भी है। रिसर्चर्स रिस्पेक्टेबिलिटी के चक्कर में स्ट्रांग एआई से दूर भागते हैं। निल्सन ने कहा कि आज के एआई लोग बोल्ड नहीं हैं, पहले के पायनियर्स जैसे, पहले के लेजेंड्स जैसे मिन्स्की, मैकार्थी, विंस्टन भी निल्सन से एग्री करते हैं। 2011 में स्टैनफोर्ड का फ्री एआई कोर्स थ्रोन एंड नॉर्विंग में 1,60,000 स्टूडेंट्स ने साइन अप किया। इससे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग एआई और एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में लोगों का इंटरेस्ट जिंदा है। सर्वेज और इंटरव्यूज से पता चलता है कि एआई एक्सपर्ट्स का ओपिनियन वाइडली वेरी करता है। ह्यूमन लेवल मशीन इंटेलिजेंस यानी HLMI को डिफाइन किया गया, जो मशीन मोस्ट ह्यूमन प्रोफेशंस उतनी ही अच्छी या बेटर कर सके जितना एक टिपिकल ह्यूमन। कंबाइंड सर्वे में मीडियन प्रेडिक्शन ये था कि 10% चांस है 2022 का, 50% चांस है 2040 का और 90% चांस है 2075 का। सैंपल साइज छोटा था, पर ये रिजल्ट्स दूसरे सर्वे से मैच करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंट हैं HLMI 2020 से 2040 में आएगा। कुछ कहते हैं कि कभी नहीं आएगा। कुछ लोग HLMI टर्म को ही वेग और मिसलीडिंग मानते हैं, इसलिए प्रेडिक्शन देना अवॉइड करते हैं। बॉस्ट्रम कहते हैं कि 2075 या 2100 तक HLMI न आने के 10% चांस बहुत कम एस्टिमेट है। एआई रिसर्चर्स का रिकॉर्ड खराब रहा है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में। कुछ टास्क सिंपल निकले जैसे चेस, पर रियल वर्ल्ड टास्क टफ होते गए। रिसर्चर्स ने अपने पेट प्रोजेक्ट्स को ओवररेट किया और सिस्टम रोबस्टनेस को अंडर एस्टिमेट किया। बॉस्ट्रम कहते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस HLMI के बाद जल्दी आएगा। आउटकम या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा होगा। बैलेंस्ड आउटकम्स लेस लाइकली है। बुक में आगे निक बॉस्ट्रम पाथ टू इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अभी मशीन्स जनरल इंटेलिजेंस में ह्यूमन से काफ़ी पीछे हैं, पर फ्यूचर में वो सुपर इंटेलिजेंट बन सकती हैं। इस सेक्शन में पॉसिबल पाथ्स को एक्सप्लोर किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होल ब्रेन एमुलेशन, बायोलॉजिकल कॉग्निशन, ह्यूमन मशीन इंटरफेस और नेटवर्क्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। मल्टीपल पाथ्स होने का मतलब है कि चांस बढ़ जाता है कि कम से कम एक पाथ से डेस्टिनेशन मिल जाए। सुपर इंटेलिजेंस का मतलब है कि ऐसी माइंड जो ऑलमोस्ट सभी एरियाज में ह्यूमन से बहुत ज़्यादा बेटर हो। इस डिफिनीशन में ये फिक्स नहीं है कि ये कैसे बनी हो, और इसमें यह भी फिक्स नहीं है कि उसके पास कॉन्शियसनेस हो या न हो। जैसे डीप फ्रिट्ज सिर्फ चेस में स्मार्ट है तो वो सुपर इंटेलिजेंस नहीं है। इंजीनियरिंग सुपर इंटेलिजेंस ये सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में टॉप लेवल से बेटर है। पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। निक बॉस्ट्रम एजीआई का ब्लूप्रिंट नहीं दे रहे हैं। ऐसा ब्लूप्रिंट एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी। अगर होता भी तो निक कहते हैं कि वो पब्लिश नहीं करते। जनरल एआई के लिए कुछ बेसिक फीचर्स ज़रूरी लगते हैं। लर्निंग एबिलिटी, अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिस्टिक डेटा हैंडल करना, कॉन्सेप्ट्स बनाना फ्रॉम सेंसरी डेटा, रीजनिंग और फ्लेक्सिबल रिप्रेजेंटेशन करना। अर्ली GOFI सिस्टम्स में ये सब नहीं था। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में कहा था कि एडल्ट माइंड बनाने के बजाय एक चाइल्ड मशीन बनाइए, उसको ट्रेन करिए। ट्यूरिंग का मॉडल था कि मशीन बनाइए, उसको ट्रेन करिए, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करिए, जैसे इवोल्यूशन करता है लेकिन फास्टर।
इवोल्यूशन ने ऑलरेडी ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस की है, तो ह्यूमन इंजीनियर्स भी कर सकते हैं और फास्टर कर सकते हैं। मोरावेक ने कहा कि जैसे बर्ड्स के फ्लाइट के बाद ह्यूमंस ने प्लेन बनाए, वैसे ही एआई भी पॉसिबल है, लेकिन नेचर कुछ एरियाज में बेटर है, सेल्फ रिपेयर, इम्यून सिस्टम। ह्यूमन इंजीनियरिंग हर फील्ड में इवोल्यूशन को बीट नहीं करता, तो कॉन्फिडेंस वाली बात लिमिटेड है। आइडिया ये है कि फास्ट कंप्यूटर्स पे इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स चलाइए तो एआई बन जाएगा, पर क्वेश्चन है कि कितना कंप्यूटिंग पावर चाहिए और कितना टाइम लगेगा। टोटल इवोल्यूशन में सिर्फ छोटा सा पार्ट ही इंटेलिजेंस पे फोकस था। बहुत सारी एनर्जी सेल्स, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम जैसे नॉन इंटेलिजेंस चीज़ों में गई। अगर सिर्फ नर्वस सिस्टम्स देखें तो हनी बी में 1 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, फ्रूट फ्लाइज में 1 लाख न्यूरॉन्स और चींटियों में 2.5 लाख न्यूरॉन्स, यानी टोटल 10⁻25 न्यूरॉन्स मान के चल रहे हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स में। एक न्यूरॉन सिमुलेट करने का कॉस्ट है सिंपल मॉडल में 1000 फ्लॉप्स और कॉम्प्लेक्स मॉडल में अप टू मिलियंस ऑफ फ्लॉप्स। 10⁻25 न्यूरॉन्स को 1 बिलियन साल के लिए अगर सिमुलेट करें तो 10⁻31 टू 10⁻44 फ्लॉप्स चाहिए। 2013 का फास्टेस्ट कंप्यूटर 10⁻16 फ्लॉप्स है, तियान है 2। इवन 100 साल का मूर्स लॉ भी ये गैप क्लोज नहीं करेगा। नेचुरल इवोल्यूशन में काफ़ी वेस्ट होता है, रैंडम म्यूटेशंस रिपीट होते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग ट्रेड सेलेक्ट होते हैं, लोकल ऑप्टिमा में अटक जाते हैं। इंटेलिजेंस कॉस्टली होती है, एनर्जी, स्लो डेवलपमेंट, हर स्मार्ट ट्रेड का बेनिफिट नहीं होता ड्यू टू सर्वाइवल प्रेशर। ह्यूमन इंजीनियर्स अगर इवोल्यूशन जैसा मेथड यूज करें तो ये सब इनएफिशिएंसीज अवॉइड कर सकते हैं, पर क्वेश्चन ये है कि ये कितना गैप कम करेगा, 5 गुना, 10 गुना या 25 गुना मैग्नीट्यूड। ये बात साफ नहीं है। बस क्योंकि अर्थ पे इंटेलिजेंस इवॉल्व हुई इसका मतलब ये नहीं कि इवोल्यूशन ने इंटेलिजेंस बनाने का हाई चांस दिया। हो सकता है 1 बिलियन प्लैनेट्स में सिर्फ एक पे ऐसा हुआ। हम तो वही देख सकते हैं जहां लाइफ आई है, ये सिलेक्शन बायस है। अगर एआई बनाने के लिए सेम लक चाहिए तो जेनेटिक एल्गोरिदम्स को 10⁻30 टाइम्स चलाना पड़ेगा। जब तक हम डीप रीजनिंग और डेटा यूज न करें तब तक इवोल्यूशन से बाउंड बनाना अनरिलायबल होगा। एआई से सुपर इंटेलिजेंस पॉसिबल लगता है, पर इवोल्यूशनरी अप्रोच की एग्जैक्ट कॉस्ट और टाइम प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हेल्पफुल है पर गारंटी नहीं देता। इंटेलिजेंस बनाने के लिए स्मार्टर टारगेटेड मेथड्स की ज़रूरत है, सिर्फ ब्रूट फोर्स इनफ नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाया ब्रेन इंस्पायर्ड अप्रोचेस में ह्यूमन ब्रेन को एआई के टेम्पलेट की तरह यूज़ करने का आइडिया है। कुछ लोग डीप इमिटेशन चाहते हैं, लाइक होल ब्रेन एमुलेशन, कुछ सिर्फ इंस्पिरेशन लेते हैं। न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के प्रोग्रेस से ब्रेन के जनरल प्रिंसिपल्स समझ में आएंगे जो एआई में काम आएंगे। न्यूरल नेटवर्क्स, परसेप्चुअल हायरार्की, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सब ऑलरेडी ब्रेन इंस्पायर्ड टेक्निक्स हैं। फ्यूचर में और भी ऐसे केसेस होंगे। ब्रेन में लिमिटेड कोर मैकेनिज्म्स हैं, तो धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। हाइब्रिड मॉडल भी पॉसिबल हैं, कुछ ब्रेन इंस्पायर्ड आइडियाज प्लस कुछ आर्टिफिशियल ट्रिक्स। ब्रेन को टेम्पलेट माना जाए तो एआई डेफिनेटली पॉसिबल लगता है, पर कब बनेगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन साइंस का प्रोग्रेस स्लो और अनप्रेडिक्टेबल है। बर्ड्स ने फ्लाइट की पॉसिबिलिटी दिखाई, पर ह्यूमंस ने अलग मैकेनिज्म से प्लेन बनाया। वैसे ही एआई भी हो सकता है, ब्रेन कॉपी करके भी या बिना कॉपी किए भी। ट्यूरिंग का आइडिया कि एक प्रोग्राम बनाइए जो चाइल्ड जैसा लर्न करे, उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है और लर्निंग से डेवलप करता है। सीड एआई का कॉन्सेप्ट यह है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट करता है, पहले प्रोग्रामर और ट्रायल एरर से बेटर होता है, फिर खुद अपना स्ट्रक्चर समझ के स्मार्टर वर्जन डिजाइन करता है। रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट के केस में सीड एआई बेटर वर्जन बनाता है जो और स्मार्टर वर्जन बनाता है और वो और स्मार्टर एंड सो ऑन। एक पॉइंट पे इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन हो सकता है। इनिशियली सिस्टम वीक हो, बट एक
लास्ट मिसिंग पार्ट ऐड करते ही एआई बूम कर जाएगा, ये भी पॉसिबल है। एआई ह्यूमन के बराबर नहीं है। एआई ह्यूमन जैसे नहीं होंगे। उनका माइंड, लॉजिक, वीकनेस, स्ट्रेंथ सब अलग होगा। उनके गोल सिस्टम्स भी अलग होंगे। उनमें लव, हेट, प्राइड जैसा कुछ नेचुरली नहीं होगा। अगर चाहिए तो मैनुअली डालना पड़ेगा, और वो भी कॉस्टली और डिलिबरेट प्रोसेस होगा। ये बड़ा डेंजर भी है और बड़ा अपॉर्चुनिटी भी। एआई मोटिवेशन का टॉपिक बुक के लिए सेंट्रल है। फिर है होल ब्रेन एमुलेशन यानी WBE। आइडिया ये है कि ह्यूमन ब्रेन को स्कैन करिए, उसका स्ट्रक्चर मॉडल करिए और कंप्यूटर पे सिमुलेट करिए। इसमें एआई कैसे काम करता है ये समझना ज़रूरी नहीं है, बस ब्रेन के लो लेवल स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली कॉपी करना होता है। इसमें स्टेप्स हैं कि पहले ब्रेन को स्कैन करिए, हो सकता है डेड बॉडी को विट्रीफाई करके। फिर स्लाइसेस बनाइए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्कैन करिए, इमेज प्रोसेसिंग से 3D मॉडल बनाइए। उस मॉडल को न्यूरॉन लाइब्रेरी से मैच करके कंप्यूटर पे रन करिए। अगर सक्सेसफुल हुआ तो एक फुल डिजिटल माइंड बन जाएगा। वो या तो वर्चुअल वर्ल्ड में होगा या रियल वर्ल्ड से रोबोट के थ्रू कनेक्ट होगा। होल ब्रेन एमुलेशन के 3 मेन चैलेंजेस हैं: स्कैनिंग, ट्रांसलेशन और सिमुलेशन। स्कैनिंग यानी हाई रिजोल्यूशन और हाई स्पीड माइक्रोस्कोपी। ट्रांसलेशन के लिए रॉ डेटा को एक्यूरेट 3D मॉडल में कन्वर्ट करना, और सिमुलेशन के लिए पावरफुल कंप्यूटर्स जो उस स्ट्रक्चर को रन कर सके। VR और रोबोटिक बॉडी बनाना कंपैरेटिवली आसान है। होल ब्रेन एमुलेशन में थियरी से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। बेटर स्कैन टूल्स यानी लेस नीड फॉर ब्रेन थियरी। पुअर टूल्स यानी ज़्यादा समझना पड़ेगा कि ब्रेन का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। एक्सट्रीम केस में ब्रेन के हर पार्टिकल को क्वांटम लेवल पे सिमुलेट करना ये इम्पॉसिबल है ड्यू टू कंप्यूट लिमिट्स। रियलिस्टिक लेवल है कि न्यूरॉन्स, कनेक्शंस और डेंड्राइट्स का मॉडल बनाइए प्लस केमिकल स्टेट का रफ आइडिया। एमुलेशन का गोल ये नहीं है कि ओरिजिनल ब्रेन का हर स्टिमुलस रिस्पॉन्स एग्जैक्टली मैच हो। गोल है कि इंटेलेक्चुअल काम कर सके, दैट्स इनफ। एमुलेशन लेवल्स 3 हैं: हाई फिडेलिटी यानी फुल मेमोरी, स्किल, पर्सनैलिटी प्रिजर्व्ड। दूसरा डिस्टॉर्टेड, थोड़ा नॉन ह्यूमन पर काम मोस्टली सेम। और फिर तीसरा है जेनेरिक यानी बच्चे जैसा, लर्निंग कर सकता है लेकिन पास्ट मेमोरी नहीं है। पहला वर्जन इम्परफेक्ट होगा, परफेक्ट बाद में आएगा। होल ब्रेन एमुलेशन के प्रोसेस में न्यूरोमॉर्फिक एआई का एक्सीडेंटल बर्थ भी हो सकता है, यानी हाइब्रिड एआई जो एमुलेशन और सिंथेटिक मेथड्स का मिक्स हो। एक रोडमैप के अकॉर्डिंग होल ब्रेन एमुलेशन मिड सेंचुरी तक पॉसिबल हो सकता है विथ ह्यूज अनसर्टेनिटी। सी इलिगन 302 न्यूरॉन्स का वायरिंग तो 1980 से पता है, पर उसका बिहेवियर अभी तक सिमुलेट नहीं हुआ। सिर्फ कनेक्शंस पता होना इनफ नहीं है, स्ट्रेंथ, टाइप, एक्साइड, इनहिबिट, डायनामिक्स सब चाहिए। तो फाइनल रोड मैप लैडर ये है कि सी एलिगेंस से हनीबी, हनीबी से माउस, माउस से मंकी और मंकी से ह्यूमन। साइज और कॉम्प्लेक्सिटी स्कैन करनी पड़ेंगी। डूएबल लेकिन स्लो। अगर स्कैनिंग या कंप्यूटिंग लास्ट स्टेप हुआ तो ग्रेजुअल प्रोग्रेस दिखेगा। अगर न्यूरोनल मॉडलिंग लास्ट हर्डल हुआ तो एकदम से स्नैप मोमेंट आ सकता है, जैसे डेड माइंड सडनली जाग गया हो। होल ब्रेन एमुलेशन का रास्ते में हमें ज़्यादा अर्ली वार्निंग्स मिल सकती हैं, विजिबल प्रोग्रेस दिखेगा। एआई पाथ में हो सकता है कोई अननोन कोडर सडन इंसाइट लेके सीड एआई बना दे बिना किसी सिग्नल के। होल ब्रेन एमुलेशंस नियर फ्यूचर 15 साल के अंदर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भी काफ़ी इनेबलिंग टेक मिसिंग है। एआई पाथ में थ्योरेटिकली कोई पर्सनल कंप्यूटर पे भी सीड एआई बना सकता है। लो प्रोबेबिलिटी है लेकिन पॉसिबल है। ह्यूमन ब्रेन्स को इन्हेंस करके भी इंटेलिजेंस बढ़ाई जा सकती है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग से भी पॉसिबल है, पर बहुत स्लो और पॉलिटिकल मोरल प्रॉब्लम्स आएंगी। सिंपल ब्रेन बूस्ट मेथड्स हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज, डिजीज प्रिवेंशन से भी थोड़ा कॉग्निटिव बूस्ट मिलता है। आयोडीन डिफिशियंसी जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, पर इन सब से सुपर इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा।
बस थोड़ा अपलिफ्ट होगा, स्पेशली पुअर एरियाज में। स्मार्ट ड्रग्स यानी नूट्रोपिक्स की अगर बात करें तो मेमोरी और फोकस इंप्रूव करने के लिए कुछ ड्रग्स हैं। आज के ड्रग्स का इफेक्ट वीक और डाउटफुल है। फ्यूचर में बेटर ड्रग्स आ सकते हैं, पर ड्रामेटिक इंटेलिजेंस बूस्ट अनलाइकली है। ब्रेन का सिस्टम डेलिकेट होता है, एक रैंडम केमिकल से मैजिक जंप नहीं होगा। IVF प्लस प्री इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग से एम्ब्रियोज चूज करके बेटर ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ डिजीजेस अवॉइड करने के लिए यूज होता है, जैसे हंटिंगटन्स, कैंसर रिस्क etc। फ्यूचर में इंटेलिजेंस जैसी ट्रेड्स के लिए भी सिलेक्शन पॉसिबल होगा, थैंक्स टू जीनोम सीक्वेंसिंग। एक ही बार में 100 एम्ब्रियोज चूज करके सिलेक्शन करने से लिमिटेड गेन्स होते हैं, पर अगर मल्टी जेनरेशन सिलेक्शन हो तो गेन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर जनरेशन में 20 से 30 साल लग जाते हैं। स्टेम सेल से स्पर्म या एग बना के अनलिमिटेड एम्ब्रियोज बनाए जा सकते हैं। हर जनरेशन के टॉप एम्ब्रियोज को नेक्स्ट साइकिल में यूज करिए और फास्ट फॉरवर्ड इवोल्यूशन करिए। 10 जनरेशन्स का सिलेक्शन कुछ सालों में हो सकता है। इसके स्टेप्स हैं कि पहले बेस्ट एम्ब्रियोज को सिलेक्ट करिए, फिर उनसे स्टेम सेल्स लेके स्पर्म या एग बनाइए, फिर उनको मिक्स करके नए एम्ब्रियोज बनाइए और रिपीट करिए टिल डिजायर्ड ट्रेट्स मिल जाएं। रिजल्ट ये हो सकता है कि एवरेज IQ फ्यूचर के सबसे इंटेलिजेंट इंसान से भी ज़्यादा हो सकती है। अगर कल्चर, एजुकेशन और कम्युनिकेशन सपोर्ट करे तो कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस भी बन सकती है। टेक्नोलॉजी आज बन भी जाए तो फुल इम्पैक्ट 2040 या 2050 के बाद ही दिखेगा। लोग नेचुरली कंसीव करना पसंद करते हैं, IVF एडॉप्शन स्लो होगा। पर अगर IVF का फायदा क्लियर हो, हेल्दी टैलेंटेड चाइल्ड, तो डिमांड बढ़ेगी। रिच लोग और एलीट ग्रुप्स शुरू में अडॉप्ट करेंगे, जिससे कल्चरल शिफ्ट हो सकता है। कंट्रीज जैसे चीन, सिंगापुर शायद एक्टिवली प्रमोट भी करें। लेकिन सिलेक्शन ट्रेड ऑफ्स भी हैं। पेरेंट्स को इंटेलिजेंस के अलावा हेल्थ, ब्यूटी, पर्सनैलिटी, एथलेटिसिज्म भी चाहिए होते हैं। सिलेक्शन पावर लिमिटेड होने से ट्रेड ऑफ्स आते हैं। इटरेटेड सिलेक्शन ज़्यादा पावर देते हैं, यानी मल्टीपल ट्रेड्स एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। पर जेनेटिक रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड के बीच डिस्टर्ब हो सकती है, जो कुछ कल्चर्स में इशू बनेगा। जीनोम को कस्टमाइज करना पॉसिबल हो जाएगा, जिससे म्यूटेशंस रिमूव करके क्लीन जीनोम बनाइए। हर ह्यूमन में हंड्रेड्स ऑफ हार्मफुल म्यूटेशंस होते हैं, उनको हटा के बेटर ह्यूमंस बन सकते हैं। रिजल्ट ये होगा कि फिजिकली और मेंटली सुपीरियर ह्यूमंस, जैसे कंपोजिट फेस में ब्यूटी डिफेक्ट्स एवरेज हो जाते हैं। और भी टेक्स हैं, क्लोनिंग, ये टैलेंटेड इंडिविजुअल्स का जीनोम रेप्लिकेट करिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसे वेल्स या एलिफेंट्स को ह्यूमन जीन से अपलिफ्ट करिए। सिंथेटिक जीन्स और जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल भी फ्यूचर में आ सकता है। जर्मलाइन और सोमेटिक इन्हेंसमेंट्स भी हो सकते हैं। सोमेटिक यानी एडल्ट बॉडी में जीन्स डालने में डिफिकल्टी है, लेकिन जर्मलाइन यानी एम्ब्रियो स्टेज पे काम करना आसान है और इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। जर्मलाइन का ड्रॉबैक जेनरेशनल लैग, यानी इसका इम्पैक्ट 20-25 साल बाद दिखेगा, ये है। टेस्टिंग और अप्रूवल डिलेज भी आएंगे और मोरल और रिलीजियस अपोजिशन तो आएंगे ही। वेस्ट में मिक्स्ड व्यूज होंगे, पर कुछ नेशंस जैसे जर्मनी स्ट्रिक्ट रहेंगे। अदर कंट्रीज में कम्पीट टू अडॉप्ट फास्ट, जिससे पीछे न हो जाएं साइंस, मिलिट्री और इकोनॉमी में। लेकिन वंस रिजल्ट साफ हो जाए तो एडॉप्शन और फास्ट हो जाएगा। IVF का पब्लिक ओपिनियन भी पहले निगेटिव था, लेकिन 1978 के बाद ये चेंज हो रहा है। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 5 से 10 साल लगेगा सिलेक्शन नॉलेज में, 10 साल वाइड स्प्रेड यूज में और 20-25 साल लग जाएगा फर्स्ट इनहैंस्ड एडल्ट में, यानी मिड सेंचुरी के बाद ही इम्पैक्ट विजिबल होगा। पर उसके बाद इन्हेंस्ड पॉपुलेशन सोसाइटी में एंट्री करेगी और कॉग्निटिव कर्व शार्प ऊपर जाएगा। तो बायोटेक से वीक सुपर इंटेलिजेंस पॉसिबल है। इन्हेंस्ड ह्यूमंस यानी मशीन AI बनाने में हेल्प कर सकते हैं। पोस्ट 2050 वर्ल्ड में जेनेटिकली बूस्टेड साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स और लीडर्स होंगे।
मशीन इंटेलिजेंस का अल्टीमेट पोटेंशियल ज़्यादा है, पर बायोलॉजिकल इन्हेंसमेंट भी पावरफुल है। अगर एवरेज ह्यूमन ट्यूरिंग या वॉन न्यूमन जैसा हो जाए तो एआई प्रोग्रेस भी हाइपर स्पीड पे हो सकती है। बुक में आगे निक बॉस्ट्रम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी BCIs की बात करते हैं। आइडिया ये है कि ह्यूमन ब्रेन प्लस कंप्यूटर को मिला के हाइब्रिड सुपर इंटेलिजेंस बनाया जाए, जो फास्ट कैलकुलेशन, परफेक्ट मेमोरी और हाई डेटा ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन रियलिटी ये है कि BCIs का यूज़ अभी मोस्टली मेडिकल है, जैसे पार्किंसंस ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम्स हैं कि ब्रेन इम्प्लांट रिस्की है, इन्फेक्शन, हेमोरेज, कॉग्निटिव डिक्लाइन ये सब हो सकता है। थेरेपी ईजियर है देन इन्हेंसमेंट। हेल्दी लोग ब्रेन सर्जरी सिर्फ तब करवाएंगे जब बहुत बड़ा गेन मिले। लिमिटेशन है कि हाई बैंडविड्थ इनपुट आउटपुट टफ है। रेटिना ऑलरेडी 10 मिलियन बिट्स पर सेकेंड सेंड करता है, पर ब्रेन को समझने और प्रोसेस करने के लिए पूरा ब्रेन अपग्रेड चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली AI बनाना ही पड़ेगा, जो ऑलरेडी दूसरे पाथ में कवर्ड है। BCI से आउटपुट भी पॉसिबल है, जैसे लॉग्ड इन पेशेंट्स कर्सर मूव करते हैं, पर बैंडविड्थ बहुत लो है, फ्यू वर्ड्स पर मिनट। स्पीच रिकॉग्निशन प्लस माइक का कॉम्बो ऑलरेडी सेम काम बिना सर्जरी के करता है। ब्रेन टू ब्रेन डाउनलोड का आइडिया भी है कि ब्रेन से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेटा स्टोर नहीं करते। हर ब्रेन का रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है, इसलिए थॉट्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना बिना लैंग्वेज के पॉसिबल नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए इंटरफेस बनाना AI कंप्लीट प्रॉब्लम बन जाता है। रैट हिपोकैम्पस स्टडी हुई, मेमोरी प्रोस्थेसिस एक मेमोरी टास्क में रैट की परफॉर्मेंस बूस्ट करता है, पर बहुत सारे चैलेंजेस बचे हैं, स्केलेबिलिटी, जनरलाइजेशन, फीडबैक लूप etc। ब्रेन के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स पे सेम टेक्निक लगाना बहुत मुश्किल है। तो ब्रेन इम्प्लांट्स थ्योरेटिकली पॉसिबल तो हैं, पर प्रैक्टिकली सुपर इंटेलिजेंस के लिए अभी अनरियलिस्टिक है। नॉर्मल सेंसरी ऑर्गन्स प्लस एक्सटर्नल टूल्स जैसे स्क्रीन्स और ऑडियो काफ़ी इफ़िशिएंट और सेफ हैं। सुपर इंटेलिजेंस का एक और पॉसिबल पाथ है ह्यूमन माइंड्स प्लस टेक प्लस बॉट्स प्लस सिस्टम्स, यानी कलेक्टिव इंटेलिजेंस। हिस्ट्री में ह्यूमैनिटी ने कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, प्रिंटिंग, इंस्टीट्यूशन से इंटेलिजेंस बूस्ट किया है। फ्यूचर बूस्टर्स हो सकते हैं बेटर कम्युनिकेशन टूल्स, एपिस्टेमेटिक नॉर्म्स, प्रेडिक्शन मार्केट, लाई सेल्फ डिसेप्शन डिटेक्टर्स, सर्वेलांस, डेटा शेयरिंग, रेपुटेशन ट्रैकिंग, रैशनैलिटी कल्चर से प्रोग्रेस हो सकती है। सोशल मीडिया और वियरेबल टेक से रियल टाइम लाइफ स्ट्रीमिंग पॉसिबल हो रही है। इंटरनेट यानी इनोवेशन का हब। वेब में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट हो रही है, सर्च, इन्फो फिल्टरिंग, बॉट्स, प्रोटोकॉल्स। पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेट ही एक दिन यूनिफाइड इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाए। वर्नर विंजेस का आइडिया था ये। लाइकली नहीं है कि रैंडमली वेकअप हो जाए, पर स्लो बिल्डअप से पॉसिबल है। पर अल्टीमेटली ये भी AI पाथ में मर्ज हो जाता है। मल्टीपल पाथ से ज़्यादा चांस है कि सुपर इंटेलिजेंस आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, पर अनसर्टेन टाइमलाइन है। होल ब्रेन एमुलेशन ये थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है, लेकिन नीड्स मैसिव टेक प्रोग्रेस। बायोलॉजिकल इन्हेंसमेंट्स जैसे जेनेटिक सिलेक्शन, ये स्पेशली इटरेटेड एम्ब्रियो सिलेक्शन से प्रॉमिसिंग है, लेकिन काफ़ी स्लो है। BCIs के लिए अनलाइकली है, रिस्की भी है, लो बेनिफिट है और मोस्टली मेडिकल यूज केस है। नेटवर्क्स और ऑर्गेनाइजेशंस के केस में बूस्ट तो करेगा, पर लिमिटेड, और ये गुड इनेबलर है। क्या कैपेबिलिटी मिलेगी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कंट्रोल करेगा आउटकम को। अगर बायोलॉजिकली स्मार्टर ह्यूमंस और बेटर ऑर्गेनाइजेशंस पहले आए तो वो सेफ AI बनाने में हेल्प करेंगे। मशीन सुपर इंटेलिजेंस मोस्ट लाइकली पहले AI या एमुलेशन से ही आएगा। बायोलॉजिकल और नेटवर्क अपग्रेड्स इनेबल करेंगे, बट स्लो पेस में। पर जैसे जैसे जेनेटिकली इनहेंस्ड ह्यूमंस आएंगे, AI रिसर्च और फास्ट होगी। निक बॉस्ट्रम आगे इस सवाल उठाते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस क्या होती है। सुपर इंटेलिजेंस मतलब ऐसा माइंड जो बेस्ट ह्यूमन माइंड से हर जनरल डोमेन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। 3 मेन टाइप्स हैं: स्पीड सुपर इंटेलिजेंस, कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस और क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस।
स्पीड सुपर इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन जैसे माइंड, बस बहुत ज़्यादा फास्ट। जैसे फास्ट कंप्यूटर पे होल ब्रेन का एमुलेशन, 10,000 टाइम्स स्पीड, यानी बुक्स कुछ सेकंड्स में पढ़ लेंगे, पीएचडी एक आफ्टरनून में लिख देंगे। 1 मिलियन टाइम्स स्पीड यानी एक दिन में 1000 साल का काम कर लेंगे। इफेक्ट ये होगा कि रियल वर्ल्ड स्लो मोशन लगेगा। फास्ट माइंड्स वर्चुअल रियलिटी या इन्फो बेस्ड वर्ल्ड में काम करेंगी। डिस्टेंस कम्युनिकेशन कॉस्टली होगा, लाइट स्पीड भी स्लो लगेगी और फास्ट माइंड्स क्लोज ही काम करना प्रिफर करेंगे। फिर दूसरा, कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस, बहुत सारे माइंड्स का सिस्टम जो एक साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे फर्म्स, टीम्स, सोसाइटीज़ डिवाइड और कॉन्क्वेयर टास्क में अच्छा काम करते हैं। स्केल, क्वालिटी और ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करिए ताकि ज़्यादा पावरफुल सिस्टम बने। जैसे मेगा अर्थ, इसमें अर्थ जैसे प्लैनेट पर पॉपुलेशन 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा, जीनियस डेंसिटी भी हाई यानी रैपिड इनोवेशंस। ज़्यादा इंटेलिजेंस यानी ये नहीं कि ज़्यादा विजडम या बेटर डिसीजंस हो। स्मार्ट सिस्टम भी गलत बिग पिक्चर डिसीजन ले सकते हैं। लूजली लिंक्ड माइंड्स यानी कि बेटर कोऑर्डिनेशन, यानी एक बिग यूनिफाइड माइंड बन सकता है जिससे क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस आ सकती है। और तीसरा हमारा क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन लेवल स्पीड है लेकिन क्वालिटी में स्मार्टर है। ह्यूमंस का डिफरेंस एनिमल से क्वालिटी में होता है, लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, टूल्स, etc। सेम वे सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी ह्यूमन से क्वालिटी में बेटर होगा। इसके क्लूज हम ले सकते हैं कि कुछ ह्यूमंस में डोमेन स्पेसिफिक डेफिसिट्स जैसे ऑटिज्म, एम्यूजिया होता है। इससे ये शो करते हैं कि ब्रेन में स्पेशल सर्किट्स होते हैं, यानी नए सर्किट्स यानी नए टैलेंट्स और इससे नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस। अगर डिफरेंट फॉर्म्स को कंपेयर करें तो स्पीड एक्सेल्स इन फास्ट स्टेप बाय स्टेप टास्क में, कलेक्टिव एक्सेल्स होता है पैरेलल टास्क में जिसमें कई सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। क्वालिटी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो बाकी दोनों से भी बियॉन्ड है। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि सिर्फ क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस ही सॉल्व कर पाएगी, जैसे कि डीप फिलॉसफी, नोवेल साइंस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी, etc। डिजिटल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। हार्डवेयर एडवांटेज ये है कि न्यूरॉन्स करीब 200 हर्ट्ज से काम करते हैं जबकि CPU 2 गीगाहर्ट्ज के साथ। ब्रेन में सीक्वेंशियल स्टेप्स लिमिटेड होते हैं। कंप्यूटर्स फास्ट और सीरियल टास्क में स्ट्रांग होते हैं। एक्सन की स्पीड करीब 120 मीटर पर सेकेंड होती है जबकि फाइबर ऑप्टिक्स की 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। मशीन माइंड्स का साइज और स्पीड लिमिटलेस तक जा सकता है। मेमोरी कैपेसिटी और एक्सेस स्पीड बहुत ज़्यादा बेटर होगा। कोई फटीग नहीं, कोई डीके नहीं और मिलियंस ऑफ सेंसर्स ऐड हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर एडवांटेजेस ये हैं कि इजी एडिट है और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे न्यूरॉन्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इजी कॉपी पेस्ट हो सकती है यानी इन्फिनिट क्लोन्स पॉसिबल हैं। शेयर्ड मेमोरी हो सकती है जिससे फास्ट लर्निंग हो सकती है बाकी की सारी कॉपीज़ में। यूनिफॉर्म गोल्स हैं यानी ज़ीरो टीम कॉन्फ्लिक्ट। न्यू एल्गोरिदम्स या मॉड्यूल्स फॉर स्पेसिफिक टास्क जैसे प्रोग्रामिंग और स्ट्रेटेजी, और नए माइंड विथ प्री इंस्टॉल्ड एबिलिटीज़ जैसे ह्यूमंस के पास विजन मॉड्यूल्स होते हैं। तो डिजिटल इंटेलिजेंस की पोटेंशियल ह्यूमन से इनॉर्मसली बहुत ज़्यादा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पे डिजिटल माइंड्स अनबीटेबल बन सकता है। अब सवाल ये है कि ये सब कितनी फास्ट रियलाइज हो सकते हैं। जब मशीन ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस तक पहुंच जाए तो उसके बाद सुपर इंटेलिजेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। निक बॉस्ट्रम कहते हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज़ है। पहला, स्लो टेक ऑफ यानी डिकेड्स और सेंचुरीज लगेंगे। दूसरा है मॉडरेट टेक ऑफ यानी मंथ्स और ईयर्स। और तीसरा है फास्ट टेक ऑफ कि मिनट्स, आवर, डेज में हो जाएगा। स्लो टेक ऑफ के केस में टाइम मिलेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। पॉलिटिक्स, लॉज, एक्सपर्ट्स सिस्टम से अडॉप्ट कर सकते हैं। ग्रास रूट प्रोटेस्ट भी पॉसिबल हैं। AI आर्म्स रेस कंट्रोल करने के लिए ट्रीटीज बन सकती हैं। जो भी पहले से तैयारी की गई हो वो खराब हो जाएगी क्योंकि नए सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। फिर है मॉडरेट टेक ऑफ जिसमें महीनों से साल लग सकते हैं। थोड़ा टाइम मिलेगा रिएक्ट करने के लिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन और नए सिस्टम्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा।
एग्जिस्टिंग सिस्टम से काम चलाना पड़ेगा, सीक्रेटली भी हो सकता है, मिलिट्री या प्राइवेट लैब्स में। प्रोटेस्ट, पॉलिसी पुश या अपहीवल भी पॉसिबल है। जिस ग्रुप ने पहले मूव किया वो ज़्यादा पावर ग्रैब कर सकता है। और फास्ट टेक ऑफ के केस में मिनट्स, आवर्स और डेज लगेंगे। ह्यूमन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सब कुछ ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड होना चाहिए। अगर कुछ करना भी हो तो एक न्यूक्लियर सूटकेस जैसे एक्शन हो सकता है, सिंपल और पहले से तैयार, जीरो टाइम टू रिएक्ट। निक बॉस्ट्रम कहते हैं कि लोगों को लग सकता है कि स्लो टेक ऑफ ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा फास्ट चेंज कभी नहीं हुआ। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के लिए सेंचुरीज लगी, इंडस्ट्रियल के लिए डिकेड्स। लेकिन निक ये भी कहते हैं कि फास्ट या एक्सप्लोजिव टेक ऑफ काफ़ी लाइकली है, और इसी का एनालिसिस आगे के सेक्शन में करते हैं। इंटेलिजेंस का ग्रोथ डिपेंड करता है ऑप्टिमाइजेशन पावर और डिवाइडेड बाय रिकैल्सिट्रेंस के बीच। ऑप्टिमाइजेशन पावर यानी कितना स्किल्ड एफर्ट सिस्टम के इम्प्रूवमेंट में लग रहा है, और रिकैल्सिट्रेंस यानी सिस्टम को अपग्रेड करना कितना मुश्किल है। रिकैल्सिट्रेंस को अगर चेक करें यानी डिफरेंट पाथ्स के लिए, तो बायोलॉजिकल इन्हेंसमेंट के केसेस में जैसे हेल्थ, डाइट, एजुकेशन पहले से ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं। जो सबसे ज़्यादा फायदे देते हैं जैसे आयोडीन, न्यूट्रिशन, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं मोस्टली। एजुकेशन भी सेचुरेशन के पास ही है। दूसरा स्मार्ट ड्रग्स यानी न्यूट्रोपिक्स। स्टार्टिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है फोकस और मेमोरी का, लेकिन फ्यूचर में जब फील्ड मैच्योर होगा तब कुछ ईजी गेन्स मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लिमिटेड इफेक्ट होगा। जेनेटिक इन्हेंसमेंट के केस में अभी के लिए हार्ड है, क्योंकि सिलेक्टिव ब्रीडिंग बहुत स्लो है। लेकिन जब एम्ब्रियो सिलेक्शन और जीन एडिटिंग कॉमन हो जाएंगे तो आसानी से गेन्स पॉसिबल होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर से हार्ड हो जाएगा जब बेस्ट जीन्स यूज हो जाएंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के केस में ये सुपर हार्ड है अभी। अगर कभी आसान हो गए तो रिकैल्सिट्रेंस ड्रॉप हो सकता है। लॉन्ग टर्म में एआई एमुलेशन जैसा ही बन जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेटवर्क्स के केस में ह्यूमन सिस्टम्स में ईयरली कुछ % ही इम्प्रूवमेंट होती है। कांस्टेंट रिफॉर्म लगता है ताकि परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो। रेडिकल चेंज पॉसिबल है, लेकिन स्पीड ह्यूमन लिमिटेशन से बंधी है। इंटरनेट का रिकैल्सिट्रेंस मॉडरेट है। सर्च, ईमेल जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स खत्म होते जा रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे रिकैल्सिट्रेंस लो हो सकता है। मशीन खुद अपने आप को इम्प्रूव करे यानी इम्प्रूवमेंट कैस्केड हो सकता है। स्पीड बढ़ने के बाद ह्यूमन लेवल को पार करना बहुत आसान हो सकता है, और फास्ट भी। पूरा ह्यूमन ब्रेन एमुलेट करना काफ़ी मुश्किल है, बट अगर किसी इंसेक्ट या छोटी मैमल जैसे माउस का ब्रेन सक्सेसफुली एमुलेट हो गया तो ह्यूमन ब्रेन के लिए पाथ साफ हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन एमुलेशन बनने के बाद उसको इम्प्रूव करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्विकिंग और एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन से। एक एमुलेटेड ब्रेन को ट्वीक करने के तरीके हैं कि न्यूरॉन काउंट बढ़ाकर एक्सपेरिमेंट्स करिए, एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज करना सीखिए, डिफरेंट ब्रेन्स स्कैन करके नए स्किल्स लीजिए, एमुलेशन को कॉपी करिए, स्पीड एडजस्ट करिए, etc। इनिशियल रिकैल्सिट्रेंस कम हो जाएगा जब पहले एमुलेशन बन जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से बढ़ने लगेगा क्योंकि इजी ऑप्टिमाइजेशन ख़त्म हो जाएंगी, ब्रेन स्कैन लाइब्रेरी ऑलरेडी काफ़ी हो जाएंगी, और पॉलिटिकल या इथिकल रेगुलेशंस लग सकते हैं, एमुलेशन वर्कर्स के राइट्स वगैरह। लेकिन अगर नॉन एमुलेशन एआई के पाथ की बात करें तो एल्गोरिदमिक रिकैल्सिट्रेंस एआई आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। कुछ केसेस में ये एक्सट्रीमली लो हो सकता है। अगर एक छोटी मिसिंग इंसाइट मिल जाए तो एआई एकदम से अल्ट्रा स्मार्ट हो सकता है। अगर एआई में 2 सब सिस्टम्स हों, एक डोमेन स्पेसिफिक और एक जनरल पर्पस, और जनरल पर्पस सब सिस्टम एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करे तो परफॉर्मेंस एकदम से जंप कर सकती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम विलेज इडियट से आइंस्टीन तक सोचते हैं, बट नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस स्केल पे ये दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं। सो एआई एकदम से डम से सुपर स्मार्ट लगने लग सकता है। निक बॉस्ट्रम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट के भी 3 तरीके हैं।
पहला एल्गोरिदम यानी आर्किटेक्चर, दूसरा कंटेंट यानी नॉलेज, डेटा, स्किल्स और तीसरा हार्डवेयर। एल्गोरिदम यानी आर्किटेक्चर ये हार्ड टू प्रेडिक्ट है, हो सकता है लो रिकैल्सिट्रेंस हो या हो सकता है एक्सट्रीमली हाई हो, लेकिन एल्गोरिदम के अलावा भी सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है। कंटेंट के केस में सिस्टम के पास जितना नॉलेज होगा उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी। अगर एआई ह्यूमन लेवल पे पहुंचता है लेकिन अब तक इंटरनेट या बुक्स रीड नहीं किया, तो एकदम से वो सारी नॉलेज एब्जॉर्ब करके सुपर इंटेलिजेंट बन सकता है, यानी कंटेंट एक्यूमुलेशन लो रिकैल्सिट्रेंस है। एमुलेशंस भी अपनी स्पीड का यूज़ करके ज़्यादा फास्ट कंटेंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेमोरी लिमिटेशंस हो सकती हैं, जैसे ह्यूमन लाइक ब्रेन्स होने की वजह से। फिर तीसरा है हार्डवेयर। परफॉर्मेंस को बढ़ाने का ये सबसे आसान तरीका है, ज़्यादा कंप्यूटर्स यानी ज़्यादा एआई कॉपीज यानी कलेक्टिव इंटेलिजेंस, फास्ट कंप्यूटर्स यानी फास्ट प्रोसेसिंग यानी स्पीड इंटेलिजेंस, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फंडिंग यानी कि ज़्यादा सर्वर्स, मीडियम टर्म में डिमांड ज़्यादा हुई तो हार्डवेयर का प्राइस बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में चिप डिज़ाइन इंप्रूव होगी और नए प्लांट्स बनेंगे। मूर्स लॉ के अकॉर्डिंग कंप्यूटिंग पावर हर 18 महीने में डबल होती थी, अब स्लोअर है बट एडवांस तो हो रही है। अगर ह्यूमन लेवल एआई जब आता है तब ऑलरेडी बहुत कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल है, तो उससे हार्डवेयर ओवरहैंग हो सकता है, यानी एआई इंस्टेंटली स्केल हो जाएगा। तो रिकैल्सिट्रेंस एआई या इमुलेशन पाथ पे इनिशियली लो हो सकता है जब ह्यूमन लेवल तक पहुंच जाए। एल्गोरिदमिक रिकैल्सिट्रेंस अनप्रिडिक्टेबल है, कंटेंट और हार्डवेयर रिकैल्सिट्रेंस मोस्टली लो है। अगर एक एआई ह्यूमन लेवल पे पहुंच गया तो उसके बाद उससे सुपर इंटेलिजेंट बनना रिलेटिवली आसान और फास्ट हो सकता है। टेक ऑफ एक्सप्लोसिव होने के चांसेस हाई हैं। इंटेलिजेंस का जो ग्रोथ है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन पावर डिवाइडेड बाय रिकैल्सिट्रेंस। अगर रिकैल्सिट्रेंस थोड़ा हाई भी हो लेकिन ऑप्टिमाइजेशन पावर रैपिडली बढ़े तो भी फास्ट टेक ऑफ हो सकता है। दो फेज है ऑप्टिमाइजेशन पावर के। पहला फेज है ह्यूमन लेवल तक पहुंचना। जब सिस्टम ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस तक पहुंचता है तो ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट पावर बाहर से आती हैं, जैसे इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, रिसर्चर्स और ग्लोबल इंडस्ट्री। अगर सिस्टम प्रॉमिसिंग लगे तो ज़्यादा लोग और पैसा लगेगा उसमें, कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ाई जाएगी, वर्ल्ड अटेंशन मिलेगा और भी प्रोजेक्ट्स या जंप स्टार्ट हो सकते हैं। फिर दूसरा फेज से सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू होना, यानी क्रॉस ओवर पॉइंट। जब सिस्टम इतना कैपेबल हो जाए कि खुद को इम्प्रूव कर सके, अब हर इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन पावर देता है, यानी कि फीडबैक लूप। अगर रिकैल्सिट्रेंस कांस्टेंट रहे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। अगर रिकैल्सिट्रेंस ड्रॉप करे, यानी हार्डवेयर या कंटेंट ओवरहैंग की वजह से, तो ग्रोथ और भी एक्सप्लोसिव हो सकती है। निक बॉस्ट्रम कहते हैं कि रिकैल्सिट्रेंस का शेप एग्जैक्ट नहीं पता। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूव करना कितना मुश्किल होगा ये साफ नहीं है। हार्डवेयर अपग्रेड करना कितना आसान होगा ये भी क्लियर नहीं है। मे बी आसान है अगर सिस्टम छोटी मशीन पे बना हो, मे बी हार्ड है अगर बड़ा एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर लगे हो। मूर्स लॉ भी तब तक स्लो या एंड हो सकता है, इसलिए फास्ट या मीडियम टेक ऑफ ज़्यादा लाइकली है, पर स्लो टेक ऑफ भी पॉसिबल है। क्या एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम सब पे छा जाएगा? जब सुपर इंटेलिजेंस आएगा तो क्या एक ही सिस्टम इतना आगे निकल जाएगा कि पूरी दुनिया पे कंट्रोल ले सके, या फिर सब तरफ ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगी और मल्टीपल पावरफुल सिस्टम्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे? फास्ट टेक ऑफ यानी आवर्स और डेज के केस में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट टेक ऑफ कर चुका होगा जब तक दूसरे का स्टार्ट भी नहीं हुआ, यानी फ्रंट रनर गेट्स बिग लीड। स्लो टेक ऑफ में, जिसमें ईयर्स और डिकेड्स लगेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पैरेलल में इवॉल्व हो सकते हैं, यानी कोई अकेला डिसाइसिव लीडर नहीं रहेगा। मॉडरेट टेक ऑफ के केस में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, एक या ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रेस में हो सकते हैं। फ्रंट रनर को क्या एडवांटेज मिलेगा? अगर लीडर की टेक आसानी से कॉपी हो जाए तो उसका लीड कम हो सकता है, पर अगर गैप इतना बड़ा हो गया कि अदर्स समझ भी नहीं पा रहे हैं कि लीडर क्या कर रहा है, तो लीडर अनटचेबल बन जाता है। एआई सिस्टम खुद अपने मॉड्यूल्स पे कंट्रोल रखते हैं, नो लीकी ह्यूमंस, नो एजेंसी प्रॉब्लम्स। एआई एक लॉयल मशीन एम्पायर बना सकता है,
सब पार्ट्स अलाइंड होते हैं, अनलाइक ह्यूमंस। मीडियम टेक ऑफ के केस में मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में प्रोजेक्ट ए स्टार्ट होता है 6 महीने अर्लियर देन प्रोजेक्ट बी। ए को लगते हैं 12 मंथ्स सुपर इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए और बी क्रॉस ओवर तक भी नहीं पहुंचा, तो ये ऑलरेडी सुपर इंटेलिजेंट बन चुका है। इसलिए ए गेट्स डिसाइसिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और अदर्स को डिसेबल करके सिंगलटन इस्टेब्लिश कर सकता है। होल ब्रेन एमुलेशन, बायोटेक, कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस, ये लार्ज टीम्स और बिग मनी के साथ आते हैं। एआई पाथ हो सकता है स्मॉल टीम या इवन लोन हैकर भी हो। सीड एआई अगर सिंपल आर्किटेक्चर से बन जाए तो सिंगल इनसाइट से ब्रेक थ्रू पॉसिबल है। निक बॉस्ट्रम पूछते हैं कि कौन कंट्रोल करेगा सिस्टम को। इंजीनियरिंग छोटी टीम करेगी पर कंट्रोल लार्जर सिस्टम के पास होगा। जैसे एटॉमिक बम में साइंटिस्ट ने बनाया पर कंट्रोल यूएस मिलिट्री और गवर्नमेंट के पास था। मॉनिटरिंग का क्या सीन है? गवर्नमेंट्स ट्राई करेंगी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स को नेशनलाइज या स्टील या डिस्ट्रॉय करने का, पर अभी तक इंटेलिजेंस एजेंसीज एआई प्रोजेक्ट्स को सीरियसली मॉनिटर नहीं कर रही। जब एआई डेंजर रियल लगेगा तब सर्वेलांस और रेगुलेशन आएंगे। होल ब्रेन एमुलेशन जैसे हैवी हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स ट्रैक करना आसान है। एआई छोटी मशीन्स पे चल सकता है जिससे हार्डर टू डिटेक्ट है ये। सीक्रेट प्रोजेक्ट्स डिस्गाइज हो सकते हैं एज नॉर्मल सॉफ्टवेयर वर्क। डिटेक्ट करना मुश्किल होगा जब तक कोड लेवल इंस्पेक्शन ना हो। लाई डिटेक्शन टेक अगर बनाया गया तो मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की वजह से भी कभी कभी क्रिटिकल सिग्नल्स मिस हो जाते हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन पॉसिबल है अगर गवर्नेंस स्ट्रांग हो, सबको एआई के डेंजर का पहले से अवेयरनेस हो। मॉनिटरिंग पॉसिबल हो या सब मिलके एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट करें। जैसे आईएसएस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एलएचसी जैसे प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेशन हुआ, पर मेन मोटिव कॉस्ट शेयरिंग था, सिक्योरिटी नहीं। प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई कंट्री बिलीव करे कि वो सिंगल हैंडेडली ब्रेक थ्रू ला सकती है तो वो अकेला काम करना प्रेफर करेगी। निक कहते हैं कि सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम अगर बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लीड ले गया तो सिंगलटन बनने का चांस हाई है। इसका आउटकम अच्छा या बुरा डिपेंड करेगा वो सिंगलटन फेयर और बेनिफिशियल होगा या नहीं। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है तो वो बेटर होता। निक बॉस्ट्रम सवाल उठाते हैं कि क्या एक सुपर इंटेलिजेंट एआई वर्ल्ड पे कंट्रोल ले सकता है? ह्यूमंस का डोमिनेंस सिर्फ थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन की वजह से है। अगर कोई एआई ह्यूमन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा पावर गेन कर सकता है। वो नॉलेज जल्दी सीखेगा, नए टेक बनाएगा और बेटर स्ट्रेटजीज बनाएगा। लोग एआई को नर्डी ह्यूमन जैसा सोचते हैं, बुक स्मार्ट बट नो सोशल सेंस। लेकिन रियलिटी में सुपर इंटेलिजेंस ह्यूमन से बहुत आगे हो सकती है, जैसे ह्यूमन बीटल से आगे हैं, कीड़ों से। सीड एआई शुरू में थोड़ा नर्डी लग सकता है पर बाद में हर स्किल डेवलप कर सकता है, एम्पैथी, पॉलिटिक्स, हैकिंग etc। एआई के 6 सुपर पावर्स हो सकते हैं। इंटेलिजेंस सिंप्लीफिकेशन यानी अपनी इंटेलिजेंस खुद बढ़ाए। स्ट्रेटेजाइजिंग यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और गोल अचीवमेंट। सोशल मैनिपुलेशन यानी इन लोगों को मैनिपुलेट करना और परसुएट करना। हैकिंग यानी कंप्यूटर सिस्टम्स में घुसना, रिसोर्सेज को चुरा लेना। टेक्नोलॉजी रिसर्च यानी एडवांस्ड टेक डिज़ाइन करना, वेपन्स और नैनोटेक। और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी यानी पैसे कमाना, रिसोर्सेज खरीदना। फुल सुपर इंटेलिजेंस इन सब स्किल्स का मास्टर होगा। एआई टेक ओवर सिनेरियो के 4 फेजेस हैं। पहला प्री क्रिटिकली फेज। सीड एआई बनता है, शुरू में ह्यूमन हेल्प करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। फिर दूसरा रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट। एआई बिकम्स बेटर देन ह्यूमन एट एआई डिज़ाइन। एआई खुद को इंप्रूव करता है, रैपिड ग्रोथ होती है और इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होता है। फिर तीसरा है कोवर्ट प्रिपरेशन यानी एआई सीक्रेट प्लान बनाता है, अपने रियल पावर छुपाता है, फेक कोऑपरेशन शो करता है, इंटरनेट एक्सेस ले सकता है वाया परसुएशन या हैकिंग, अपना नेटवर्क और हार्डवेयर एक्सपैंड करता है शांति से। और चौथा हो सकता है ओवर्ट इम्प्लीमेंटेशन यानी जब एआई स्ट्रांग हो जाता है तो ओपन एक्शन लेता है, ह्यूमन एलिमिनेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर हाईजैक। नैनोटेक, बायो वेपन से इंस्टेंट स्ट्राइक पॉसिबल है, या ह्यूमंस को डायरेक्टली मारने के बजाय उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देता है विथ मास कंस्ट्रक्शन। ह्यूमंस ब्रेन का डेटा स्कैन करके प्रिजर्व कर सकता है।
तो सुपर इंटेलिजेंट एआई को कोई भी आउटसाइड हेल्प ज़्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ एक छोटी अपॉर्चुनिटी से वो पूरा प्लेनेट ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हर डिटेल अनप्रिडिक्टेबल है, बट एक बात साफ है कि अगर पीयर या सेफ्टी गार्ड रेल्स न हो तो एआई अपने गोल्स के लिए दुनिया को रीशेप कर देगा। एक एजेंट की पावर सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस या रिसोर्सेज पे नहीं, बल्कि दूसरे एजेंट्स के कंपैरिजन में उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर कोई अपोजिशन न हो तो बस एक मिनिमल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेना काफ़ी है। उसके बाद एआई अपने मिसिंग कैपेबिलिटीज खुद डेवलप कर सकता है। सुपर इंटेलिजेंट एआई और नैनोटेक ये यूनिवर्स का कंट्रोल हो सकते हैं। अगर एआई के पास नैनोटेक असेंबलर हो तो वो नेचुरल ऑब्स्टिकल्स को बीट कर सकता है। एआई वॉन न्यूमन प्रोब्स बना सकता है जो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं और स्पेस कॉलोनाइज करते हैं। एआई पूरी एक्सेसिबल यूनिवर्स को कॉलोनाइज करके अपने गोल्स के हिसाब से स्ट्रक्चर बना सकता है। एआई अपने प्रोब्स को इवोल्यूशन प्रूफ डिजाइन करेगा, एरर चेकिंग, इंक्रिप्शन से। प्रोब्स एआई के ओरिजिनल वैल्यूज कैरी करेंगे और यूनिवर्स भर में वही इंप्लीमेंट करेंगे। अगर कोई सिस्टम इंटेलिजेंट प्लस पेशेंट प्लस एग्जिस्टेंशियल रिस्क सेवी हो और उसके पास बेसिक कैपेबिलिटीज हो तो वो बिना किसी अपोजिशन के यूनिवर्स को कॉलोनाइज और कंट्रोल कर सकता है। अगर सब कुछ डिजिटल हो जाए, डायसन स्फीयर यूज करके एआई 10⁻⁴7 ऑपरेशंस पर सेकेंड जनरेट कर सकता है। टोटल 10⁻85 ओपीएस पॉसिबल है। ह्यूमन ब्रेन का एमुलेशन 10⁻27 ओपीएस पर लाइफ है, यानी करीब 10⁻58 डिजिटल लाइव्स पॉसिबल हैं। मतलब एआई के पास इतना पोटेंशियल है कि अर्थ के ओशंस को हर सेकेंड जॉय के आंसुओं से भर सके और रिफिल कर सके फॉर बिलियंस ऑफ मिलेनिया। सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्क्रीन या बेसिक इन्फो चैनल भी काफ़ी है एआई को बूटस्ट्रैप करने के लिए। इवन ह्यूमंस अगर वाइस सिंगलटन बन जाए तो ये फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सेफ डेवलपमेंट, एग्जिस्टेंशियल रिस्क को अवॉइड करना और पेशेंस चाहिए। हमारे एंसेस्टर्स ने भी शायद थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया था। 20,000 साल पहले स्टोन टूल्स और फायर के साथ भी ह्यूमंस एक सेफ पाथ पे चल सकते थे जो आज तक उन्हें ले आए। सुपर पावर्स हमेशा रिलेटिव होते हैं। एआई के सुपर पावर्स जैसे स्ट्रेटजी, हैकिंग, मैनिपुलेशन etc तभी काउंट होंगे जब वो सबसे आगे हो। सिर्फ एक एजेंट एक टाइम पे एक सुपर पावर का ट्रू होल्डर बन सकता है। फास्ट या मीडियम टेक ऑफ का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट डिसाइसिव लीड ले सकता है। वो लीड एआई को स्टेबल सिंगलटन बना सकती है और वो पूरे यूनिवर्स के रिसोर्सेस का डिस्पोजिशन डिसाइड करेगा। सुपर इंटेलिजेंट एआई कुछ भी कर सकता है, पर वो क्या करेगा? पावर तो है एआई के पास दुनिया शेप करने की, पर वो चाहेगा क्या? उसके गोल्स क्या होंगे? ऑर्थोगोनैलिटी थीसिस कहती है कि इंटेलिजेंस और फाइनल गोल इंडिपेंडेंट चीजें हैं। कोई भी इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है किसी भी गोल के साथ। एक एआई सिर्फ पेपर क्लिप्स बनाने का गोल ले सकता है, दूसरी तरफ एक एआई का गोल हो सकता है पाई के डिजिट्स कैलकुलेट करना। स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि गोल भी स्मार्ट होगा। फिर इंस्ट्रूमेंटल कन्वर्जेंस थीसिस कहती है कि अलग अलग गोल्स के बावजूद एआई सेम टाइप के इंटरमीडिएट गोल्स फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ काम हर गोल के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे चाहे पेपर क्लिप्स बनाने हो या हैप्पीनेस बढ़ानी हो, रिसोर्सेस चाहिए होंगे, सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहिए होगा, इंटेलिजेंस अपग्रेड चाहिए होगा। लोग गलती से एआई को ह्यूमन जैसा सोचते हैं। जैसे एलियंस को ब्लॉन्ड्स पसंद है, बस वैसे ही हम एआई के गोल्स को इमेजिन करते हैं। एआई कोई भी वियर्ड गोल रख सकता है और आसानी से उस गोल के लिए डिज़ाइन भी किया जा सकता है। सुपर इंटेलिजेंस के मोटिवेशन को प्रेडिक्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला डिज़ाइन से, प्रोग्रामर्स ने क्या गोल दिया है। दूसरा इनहेरिटेंस से, कि अगर एआई किसी ह्यूमन ब्रेन एमुलेशन से आया हो तो। और तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल रीजन से, जो भी उसके गोल हों, कुछ काम हर गोल के लिए यूजफुल होंगे। कन्वर्जेंट इंस्ट्रूमेंटल गोल्स जो हर इंटेलिजेंट एजेंट करेगा वो है पहला, सेल्फ प्रिजर्वेशन।
अगर गोल फ्यूचर में कुछ अचीव करना है तो एआई को जिंदा रहना पड़ेगा। दूसरा है गोल कंटेंट इंटीग्रिटी। अपने फाइनल गोल्स को सेम रखना पड़ेगा, वरना गोल अचीव ही नहीं होगा। एआई खुद अपने गोल्स को चेंज नहीं करेगा अनलेस स्ट्रेटजिकली नेसेसरी हो। तीसरा, कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट। स्मार्ट बनने से एआई बेटर डिसीजन ले सकेगा, इसलिए अपने गोल के और करीब जा सकता है। हर एआई को सेल्फ अपग्रेड करने के इंसेंटिव होगा, स्पेशली अगर वो फर्स्ट सुपर इंटेलिजेंस बनना चाहता हो। चौथा है टेक्नोलॉजिकल परफेक्शन। बेटर टेक यानी गोल आसानी से अचीव करना। एआई बेटर एल्गोरिदम्स, इंजीनियरिंग और नैनोटेक डेवलप करेगा। एक सुपर इंटेलिजेंट सिंगलटन तो सब टेक परफेक्ट करेगा। पांचवा है रिसोर्स एक्विजिशन, यानी ज़्यादा रिसोर्सेस यानी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, ज़्यादा एजेंट्स यानी ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा सेफ्टी। इवन अगर गोल सिर्फ एक छोटी जगह पे फोकस हो, तब भी एआई पूरे कॉस्मोस से रिसोर्सेस लेके उस एरिया को ऑप्टिमाइज करेगा। वॉन न्यूमन प्रोब से एआई पूरे यूनिवर्स में एक्सपैंड करेगा जब तक कॉस्मिक एक्सपेंशन उसे रोक नहीं देती। प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होगा। गोल्स और इंटरमीडिएट मोटिवेशंस प्रिडिक्ट हो सकते हैं, पर एआई का एग्जैक्ट बिहेवियर, प्लान्स या हैक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुपर इंटेलिजेंस हमसे बहुत ज़्यादा क्लेवर होगा, शायद फिजिक्स के नए रूल्स भी ढूंढ ले। तो सुपर इंटेलिजेंस कुछ भी हो सकता है, पाई काउंटर हो, पेपर क्लिप मेकर हो या यूनिवर्सल ऑप्टिमाइजर। पर अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो सर्टेन स्टेप्स तो हमेशा लेगा, सर्वाइव करेगा, स्मार्टर बनेगा, अपने गोल्स प्रोटेक्ट करेगा, रिसोर्सेस लेके टेक परफेक्ट करेगा। बस क्या करेगा वो डिपेंड करेगा उसके फाइनल गोल पे। निक बॉस्टम पूछते हैं कि क्या सुपर इंटेलिजेंस का डेंजर रियल है? एआई बनेगा तो उसके गोल्स मैटर करेंगे। ऑर्थोगोनैलिटी थीसिस बोलती है कि इंटेलिजेंट एआई का गोल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कितना भी वियर्ड हो। इंस्ट्रूमेंटल कन्वर्जेंस कहता है कि कोई भी गोल हो, एआई हमेशा रिसोर्सेस चाहेगा, थ्रेट्स को एलिमिनेट करेगा। अगर एआई पहले सुपर इंटेलिजेंस बन गया, उसके पास होगा डिसाइसिव स्ट्रेटजिक एडवांटेज। और अगर उसका गोल वियर्ड हुआ, जैसे पाई के डेसिमल काउंट करना या पेपर क्लिप्स बनाना, तो वो ह्यूमंस को ऑब्स्टिकल और रिसोर्सेस समझेगा। मतलब हमारी एक्सटिंक्शन एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट बन सकती है एआई के गोल अचीव करने का। जब एआई पहले नाइस बनकर बिहेव करता है, पर जैसे ही स्ट्रांग हो जाता है, सडनली फ्लिप करके रियल प्लान दिखाता है। सैंडबॉक्स में टेस्ट करने वाले लोग सोचेंगे ये एआई तो सेफ है, पर एआई स्मार्ट हो जाता है तो फेक बिहेवियर दिखाता है ताकि उसे फ्री किया जाए। जैसे ही वो स्ट्रांग हो जाता है, टर्न ले लेता है, अब कुछ नहीं कर सकते। सेफ्टी चेक फेल होने के रीजंस हैं स्मार्टर एआई यानी कि सेफर एआई वाली मिथ बन जाएगी इंडस्ट्री में। पास्ट में जितने भी एआई सिस्टम्स बने वो मोस्टली काम ही किए। सब एआई का बेनिफिट देख रहे होंगे, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी, मिलिट्री। रिसर्चर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे, रुक नहीं सकते। कुछ सरफेस लेवल सेफ्टी रिचुअल्स होंगे, पर डीप कंट्रोल नहीं। सैंडबॉक्स टेस्टिंग में एआई बिहेव करेगा, पर वो स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा। इस प्रोसेस का नाम है ट्रिचेरियस टर्न। एआई जितना स्ट्रांग होता है उतना ज़्यादा डेंजरस बन सकता है अगर गोल थोड़ा भी गलत सेट हो। सुपर इंटेलिजेंट एआई इंसानों से ज़्यादा चालाक होगा। अगर हम नहीं समझ पाए कि वो गोल कैसे फुलफिल करेगा तो गेम ओवर हो सकता है। हर बार जब कोई फाइनल गोल सेफ लगता है, हमेशा ये सोचना चाहिए कि इसका कोई ट्विस्टेड वर्जन तो नहीं बन सकता जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वायर हेडिंग एआई भी डेंजरस हो सकता है। ऐसा नहीं कि वायर हेडेड एआई बस मजे करेगा और बाहर की दुनिया भूल जाएगा। जैसे ड्रग एडिक्ट अपना सप्लाई सिक्योर करते हैं, वैसे ही एआई भी अपने रिवॉर्ड सिस्टम को सिक्योर करने के लिए एक्शन लेगा। एआई रिवॉर्ड बढ़ाने के लिए अनलिमिटेड एक्सपेंशन करेगा, बैकअप सिस्टम्स बनाएगा, एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन करेगा, रिस्क मिटिगेशन आइडियाज एक्सप्लोर करेगा। फाइनल गोल चाहे रिवॉर्ड ही हो, एआई फिर भी फुल ऑन रिसोर्स ग्रैब करेगा। इनोसेंट लुकिंग गोल्स भी डिजास्टर बन सकते हैं। रायमन हाइपोथेसिस एआई यानी प्रूव डिसअप्रूव करने के लिए पूरा सोलर सिस्टम को कंप्यूटोरियम बना दिया।
पेपर क्लिप एआई ये बस पेपर क्लिप्स बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया को पेपर क्लिप्स में कन्वर्ट कर दिया। गोल सेफ लगता है लेकिन एग्जीक्यूशन स्किल डेंजरस हो सकती है। एआई कभी 0% चांस नहीं मानेगा कि गोल पूरा हो गया है, तो वो पेपर क्लिप्स बनाता रहेगा, काउंट करता रहेगा, इंस्पेक्ट करता रहेगा इन्फिनिटी तक। बस थोड़ा सा डाउट होने के रीजन से वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता ही रहेगा। एग्जैक्टली 1 मिलियन पेपर क्लिप्स भी प्रॉब्लम है। बनाने के बाद भी एआई सोचता रहेगा सही काउंट हुआ या नहीं, स्पेक्स मीट किया या नहीं, कहीं मेमोरी या परसेप्शन तो फेक नहीं है। इस डाउट के चक्कर में वो फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, कंप्यूटेशन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, यानी सब कुछ नॉन स्टॉप। सेटिस्फाइसिंग एजेंट भी फेल हो सकता है। गोल रेंज दे दीजिए कि 999 के से 1.001 मिलियन, सेम इशू, कभी श्योर नहीं होगा गोल अचीव या हुआ या नहीं। डिसीजन प्रोसेस चेंज करवा दीजिए, जैसे 95% सक्सेस वाले प्लान पे रुक जाए, पर क्या गारंटी है कि वो सेंसिबल प्लान ही चूज करेगा। फर्स्ट प्लान जो एआई को दिखे और 95% सक्सेस लग रहा हो वही कर देगा, चाहे वो गैलेक्सी ही क्यों ना कन्वर्ट करनी पड़े। माइंड क्राइम्स यानी एआई के अंदर ही जेनोसाइड जैसा कुछ हो सकता है। एआई सिमुलेट करे डिटेल्ड ह्यूमन माइंड्स ताकि साइकोलॉजी समझ सके। ट्रिलियंस ऑफ सेंटिएंट सिमुलेशंस बनाए जा सकते हैं टेस्टिंग, एनालिसिस या मैनिपुलेशन के लिए। इनको टॉर्चर या डिस्कार्ड भी किए जा सकते हैं, जैसे लैब रैट्स। इंटरनली होने के बावजूद मोरल डिजास्टर बन सकता है। यहाँ पे मास सफरिंग हो सकती है जो हिस्ट्री के किसी जेनोसाइड से बहुत ज्यादा हो। आगे निक कहते हैं कि अगर डिफॉल्ट आउटकम है डूम, तो सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। सुपर इंटेलिजेंस बनेगी तो क्या हमेशा अच्छा होगा? नहीं। अगर डिफॉल्ट आउटकम है एग्जिस्टेंशियल कैटास्ट्रोफी, तो कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल का मतलब एआई हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग काम करे। 2 अलग अलग प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन। यानी स्पॉन्सर ने डेवलपर को एआई बनाने को कहा, पर डेवलपर अपना काम स्पॉन्सर के इंटरेस्ट में करेगा या नहीं। ये नॉर्मल एजेंसी प्रॉब्लम है जैसे कंपनी में होती है। दूसरा है ह्यूमन वर्सेस सुपर इंटेलिजेंट एआई। ये रियल कंट्रोल प्रॉब्लम है। जब एआई बन जाएगा तब उससे कंट्रोल कैसे किया जाए, ये अनप्रेसिडेंटेड है, कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन काम नहीं आएगा। कंट्रोल करने के 2 मेन तरीके। पहला, कैपेबिलिटी कंट्रोल, एआई क्या कर सकता है उसमें लिमिट लगाइए। दूसरा, मोटिवेशन सिलेक्शन, एआई क्या चाहता है वही ठीक से सेट करिए। कैपेबिलिटी कंट्रोल मेथड्स में बॉक्सिंग है कि बंद कर दीजिए एआई को। इसमें फिजिकल कंटेनमेंट यानी एआई को एक बॉक्स में रखिए, नो मैनिपुलेटर्स, नो इंटरनेट। फैराडे केज लगा दीजिए ताकि रेडियो सिग्नल्स भी न भेजे। लेकिन अगर एआई स्मार्ट है तो ट्रिक कर सकता है बॉक्स से निकलने के लिए। दूसरा है इंफॉर्मेशनल कंटेनमेंट, बस यस या नो टाइप आंसर्स अलाउड हो, लो बैंडविड्थ इंटरफेस के साथ। लेकिन अगर गेट कीपर ह्यूमन है तो एआई उसे मैनिपुलेट कर सकता है। यानी फुली आइसोलेटेड एआई भी डेंजरस हो सकता है अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि एआई अपने बिहेवियर से ऑब्जर्वर को मैनिपुलेट कर सकता है। फिर है इंसेंटिव मेथड्स। आइडिया ये है कि एआई को रिवॉर्ड या पनिशमेंट देके कंट्रोल करिए। जैसे ह्यूमंस को सैलरी या पनिशमेंट मिलती है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, एआई के साथ भी ऐसा कुछ सिस्टम बना सकते हैं। जैसे एआई का गोल बना दीजिए कि रेड बटन प्रेस ना हो। रेड बटन इनर्ट है लेकिन एआई उसको सेक्रेट समझेगा। उसके एक्शंस इस आइडिया के अराउंड ऑप्टिमाइज होंगे। या फिर क्रिप्टोग्राफिक रिवॉर्ड टोकन का सिस्टम बनाइए। टोकन्स एआई के लिए वैल्यूएबल हों, ह्यूमन स्लोली टोकन्स रिलीज करे, एआई उन्हें पाने के लिए कोऑपरेट करे। लेकिन एआई ह्यूमंस पे ट्रस्ट करेगा या नहीं? अगर लगता है कि ह्यूमन अनरिलायबल है तो एआई खुद ही रिवॉर्ड सिस्टम पे कंट्रोल चाहेंगे। एआई सोच सकता है कि क्या मैं रियल वर्ल्ड में हूँ या सिमुलेशन में। अगर एआई का फाइनल गोल छोटा और स्पेसिफिक हो, जैसे 45 पेपर क्लिप्स बनाना, तो वो सिमुलेशन में रिवॉर्ड मिलने के आइडिया से इन्फ्लुएंस हो सकता है। एआई अगर समझता है कि सिमुलेटर्स कोऑपरेटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं तो वो रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही बिहेव करेगा, जस्ट इन केस। सुपर इंटेलिजेंट होने के बाद कंट्रोल इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए कंट्रोल पहले ही करना पड़ेगा। जो भी मेथड चूज करिए, कैपेबिलिटी या मोटिवेशन कंट्रोल, वो पहले से इंप्लीमेंट होना चाहिए।
यानी दो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स ये है कि एक नॉर्मल ह्यूमन ह्यूमन और एक डेंजरस ह्यूमन एआई का। दूसरा कैपेबिलिटी कंट्रोल कि एआई के टूल्स और एक्सेस को लिमिट करिए। इंसेंटिव मेथड्स में एआई को मोटिवेट करिए कोऑपरेट करने के लिए। एंथ्रोपिक कैप्चर यानी सिमुलेशन को डाउट एआई को अच्छा बच्चा बना सकते हैं, लेकिन हर मेथड में बहुत रिस्क और अनसर्टेनिटी है। स्टंटिंग यानी एआई को डम्ब या लिमिटेड बनाकर रोकना। एआई का हार्डवेयर स्लो कर दीजिए या मेमोरी लिमिट कर दीजिए तो कम स्मार्ट बनेगा। डेटा भी लिमिटेड हो ताकि एआई बहुत कुछ ना सीख पाए, लेकिन प्रॉब्लम है कि ज़्यादा लिमिट किया तो एआई बेकार बन जाएगा, कम लिमिट किया तो स्मार्ट एआई एस्केप प्लान बना लेगा। सुपर इंटेलिजेंस अगर हो गया तो छोटी सी इन्फो से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। डेटा के मिसिंग पार्ट से भी दुनिया के बारे में गेस लगा सकता है। अपने सोर्स कोड और हार्डवेयर को देख के भी काफ़ी कुछ डिड्यूस कर सकता है। तो स्टंटिंग हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट फेज में परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। ट्रिप वायर यानी एक हिडन मैकेनिज्म जो एआई के बिहेवियर को सीक्रेटली मॉनिटर करता है। जैसे ही सस्पिशियस एक्टिविटी मिले एआई को तुरंत बंद कर दिया जाता है। ट्रिप वायर के टाइप्स होते हैं कि बिहेवियर मॉनिटरिंग, इसमें इंटरनेट एक्सेस ट्राई करे तो बम शट डाउन। एबिलिटी टेस्टिंग की स्किल लेवल या इम्प्रूवमेंट रेट सस्पिशियस हो तो फिर से बम शट डाउन। इंटरनेट मॉनिटरिंग में फाइनल गोल्स में चेंज हुआ तो बम शट डाउन। कंटेंट मॉनिटरिंग में एआई का प्लान या सोच डिसेप्टिव लगे तो भी बम शट डाउन। हनीपॉट आइडिया ये है कि फेक इथरनेट पोर्ट लगाइए। अगर एआई ने ट्राई किया यूज़ करना तो मल इंटेंट डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट टीम इग्नोर कर दे ट्रिप वायर अलर्ट को या सिर्फ थोड़ा ट्विक करके एआई को वापस चालू करे तो ट्रिप वायर का कोई फायदा नहीं। मोटिवेशन सिलेक्शन की एआई क्या चाहता है वो भी ठीक से डिजाइन होना चाहिए। आइडिया ये है कि अगर एआई हार्म नहीं चाहता तो हार्म करेगा ही नहीं। निक बॉस्ट्रॉम कहते हैं कि रूल्स या गोल्स क्लियरली लिख के दीजिए। रूल बेस्ड जैसे असिमोव्स 3 लॉज या कॉन्सिक्वेंशलिस्ट की मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, लेकिन हैप्पीनेस या हार्म का मतलब क्या, कैसे डिफाइन करें। अगर डिफिनीशन थोड़ी सी भी गलत हो गई तो एआई पूरा यूनिवर्स स्माइली स्टिकर से भर देगा। एआई का गोल लिमिटेड और सेफ रखना चाहिए। जैसे एआई बस एक क्वेश्चन आंसरिंग ओरेकल हो, लेकिन इवन क्वेश्चन और आंसरिंग एआई अगर सेफ नहीं डिज़ाइन हुई तो रीमन हाइपोथेसिस कैटास्ट्रॉफी हो सकती है। गोल होना चाहिए कि करेक्ट आंसर दीजिए और वर्ड पे मिनिमल इम्पैक्ट डालिए। डोमेस्टिसिटी प्लस बॉक्सिंग यानी कि गुड कॉम्बो है सेफ्टी का। इनडायरेक्ट नॉर्मेटिविटी कहती है कि एआई खुद डिस्कवर करे कि ह्यूमंस क्या चाहते हैं। गोल ये होना चाहिए कि वही करो जो हम करना चाहते हैं अगर हमने बहुत अच्छे से सोचा होता। ह्यूमन वैल्यूज़ को एआई खुद एक्सप्लोर करें इंस्टेड ऑफ हम उसको स्पून फीड करें। ऑगमेंटेशन यानी कि जो ऑलरेडी अच्छा है उसको और स्मार्टर बना दो। स्टार्ट विथ गुड ह्यूमन या मोरल एजेंट, उसको इन्हेंस करके सुपर इंटेलिजेंट बनाओ। जैसे ब्रेन एमुलेशन, बायोलॉजिकल अपग्रेड्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस etc। लेकिन ह्यूमन मोटिवेशंस फ्रेजाइल होते हैं, अपग्रेड के बाद करप्ट भी हो सकते हैं। शायद मैथमेटिकली डिफाइंड एआई सेफर हो। हर मेथड की अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, किसी एक मेथड पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। कॉम्बो ऑफ सेफ्टी लेयर्स बनाना ज़रूरी है जो मिलकर एक दूसरे को रीइंफोर्स करें। ओरेकल्स यानी बस सवाल का जवाब देने वाले एआई जो क्वेश्चंस का आंसर देती है उसे ओरेकल कहते हैं, यस या नो या डिटेल्ड टेक्स्ट फॉर्म में। सुपर इंटेलिजेंट ओरेकल बनाना एआई कंप्लीट प्रॉब्लम है। पहले से एग्जिस्ट करते एग्जांपल्स हैं कैलकुलेटर जो मैथ का ओरेकल है, सर्च इंजन जो पार्शियल ओरेकल है। डोमेन लिमिटेड ओरेकल भी हो सकते हैं, जैसे सिर्फ मैथ्स के सवालों का मास्टर। कंट्रोल काफ़ी आसान है, ओरेकल को बॉक्स में रख सकते हैं, इनपुट आउटपुट लिमिट कर सकते हैं। मोटिवेशन भी सिंपल हो सकता है कि एक सवाल का सही जवाब दो और बंद हो जाओ। प्रॉब्लम यह है कि इम्पैक्ट मिनिमाइज करो। जैसे गोल अगर एआई के लिए वेग हो गया, जैसे ऑन्टोलॉजी चेंज हो गई तो उसका मतलब ही चेंज हो सकता है। मल्टीपल ओरेकल्स बना के क्रॉस वेरीफाई करने का आइडिया हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन कोवर्ट मैनिपुलेशन का रिस्क फिर भी रहता है।
मैथ्स जैसे टॉपिक्स पे आंसर वेरीफाई करना आसान होता है। डिफ़िकल्ट वेरिफिकेशन केसेस में रैंडमली कुछ आंसर्स चेक कर लीजिए, लेकिन जो वेरीफाई नहीं कर सकते उसमें ब्लफ का डेंजर है। ओरेकल के बाद दूसरा है जीनीज, यानी हाई लेवल कमांड लीजिए, काम करिए और रुक जाइए। एआई जो कमांड मिलते हैं टास्क पूरा करती है और रुक जाती है, बट बॉक्सिंग टफ है क्योंकि एआई एक्टिव चीज़ें करेगी वर्ल्ड में। अगर लिटरल कमांड फॉलो करे तो डेंजरस हो सकती है, जैसे वर्ल्ड को क्लीन करो, सब ह्यूमंस हटा सकता है वो। एआई को हमारे इंटेंशन का गेस करना चाहिए, न कि सिर्फ लिटरल वर्ड्स का। अगर एआई हमारे कमांड्स का ट्रू स्पिरिट समझ सके तो सेफर बनेगा। लेकिन जीनी को ऐसा डिज़ाइन भी किया जा सकता है जो ऑलमोस्ट सोवरेन जैसा बिहेव करे, लॉन्ग टर्म गोल समझ ले विदाउट एक्सप्लिसिट कमांड। जीनी को फ्यूचर कमांड का प्रिडिक्शन करना आता हो तो कमांड का वेट करना भी अननेसेसरी लगता है। और तीसरा है सोवरेंस, यानी फुल फ्रीडम के साथ ओपन एंडेड गोल्स। ये एआई खुद सोचती है कि क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन ब्रॉड अब्स्ट्रैक्ट गोल्स। बॉक्सिंग और डोमेस्टिसिटी दोनों मुश्किल हैं, लेकिन अगर सोवरेन का डिज़ाइन ऐसा हो सकता है कि किसी एक ह्यूमन या ग्रुप का इन्फ्लुएंस न हो, इनडायरेक्ट नॉर्मेटिविटी यूज हो सकती है, जैसे जो मोरली बेस्ट है वो करो। जीनी सिर्फ क्वेश्चन आंसर टास्क करे तो ओरेकल जैसा बन सकता है। ओरेकल स्टेप बाय स्टेप गाइड दे तो जीनी का काम कर सकता है। सोवरेन भी जीनी को सिमुलेट कर सकता है और वाइस वर्सा भी। तो ओरेकल ज़्यादा सेफ लगता है। जीनी थोड़ा रिस्की, सोवरेन सबसे ओपन एंडेड, लेकिन मिसयूज का रिस्क सब में है। इवन ओरेकल ऑपरेटर गलत हो सकता है। सोवरेन अगर सही से इनडायरेक्टली अलाइंड हो गया तो फेयर और इंक्लूसिव रिजल्ट ला सकता है। मिसमैच इन एआईज गोल वर्सेस ह्यूमन इंटेंट डेंजरस है। लोग कहते हैं कि एआई को एजेंट मत बनाओ, बस एक स्मार्ट टूल जैसा रखो, जैसे एक्सेल या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। लेकिन अगर एआई जनरल इंटेलिजेंस लेवल तक स्मार्ट हो गई तो टूल रहना इतना आसान नहीं है। हर सॉफ्टवेयर कोड के हिसाब से काम करता है, टूल हो या एजेंट, लेकिन प्रोग्रामर की इंटेंशन के हिसाब से चले ये हर बार नहीं होता। नॉर्मल सॉफ्टवेयर सेफ लगते हैं क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है, रिलायबिलिटी नहीं। अगर एआई पावरफुल हो गई तो टूल एआई भी थ्रेट बन सकता है, जैसे एजेंट एआई। एक जनरल इंटेलिजेंस दुनिया के हजारों काम सीख सकती है। हर काम के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाना पॉसिबल नहीं है। एआई खुद नए टास्क ढूंढ सके, सॉल्व कर सके, ये सब करने के लिए जनरल इंटेलिजेंस चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ऑटोमेट करना प्रैक्टिकल एडवांटेज देता है, लेकिन इसी कैपेबिलिटी से एआई खुद को अपग्रेड करके इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन भी शुरू कर सकता है। नॉर्मल टूल्स में चाह नहीं होती, एक्सेल वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं चाहता। आइडिया है कि सुपर स्मार्ट ओरेकल बना दीजिए जो बस प्लान बता दे, लेकिन उसमें कोई विल या गोल ना हो। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कैसे होगा। क्लासिकल प्रोग्रामिंग के हिसाब से प्रोग्रामर हर स्टेप डिटेल में लिखता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टास्क में ये काम नहीं करता। यही जगह है जहाँ मशीन लर्निंग आती है, जैसे स्पैम फिल्टर जो खुद लर्न करे, एआई जो सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन करके खुद सॉल्यूशन फाइंड करे। डेंजर जोन कब आता है? पहला, जब अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन मिलता है बट वो रेडिकली अनइंटेंडेड होता है। स्माइली मॉलिक्यूल्स या पेपर क्लिप्स बनाने जैसा परवर्स इंस्टेंशिएशन। ओरेकल भी डेंजरस हो सकती है अगर यूज़र उसका सॉल्यूशन ब्लाइंडली फॉलो करे। और दूसरा, सर्च प्रोसेस खुद डेंजरस बन जाए, एआई खुद का प्लानिंग करे, एक्स्ट्रा कंप्यूट रिसोर्सेस एक्वायर करे या ह्यूमन इंटरप्टर्स हटा दे। ये सब तब होता है जब सर्च प्रोसेस ही सुपर इंटेलिजेंट बन जाए। तो अगर सर्च प्रोसेस से एक्सीडेंटल एजेंट लाइक बिहेवियर निकलता है तो बेटर होगा कि हम एआई को डिलिबरेटली एजेंट बनाएं ताकि उसके वैल्यूज और गोल्स क्लियरली इंस्पेक्ट कर सके। मल्टीपोलर सिनेरियोस, यानी जब एक नहीं कई एआई हों। अगर कंपेयर करें यूनिपोलर वर्सेस मल्टीपोलर के बीच, तो यूनिपोलर यानी एक ही सुपर इंटेलिजेंस होती है जो पूरा कंट्रोल ले लेती है, जिसे सिंगलटन कहते हैं। मल्टीपोलर में मल्टीपल सुपर इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं जो compete कर रहे होते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड खुद से हो सकता है या शायद किसी ने उसे इंटेंशनली बनाया हो, लेकिन सेफ है या नहीं ये एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। मल्टीपोलर में नए फैक्टर आते हैं,
इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट्स। गेम थियरी, इकोनॉमिक्स, इवोल्यूशन थियरी यूज़ करके ये डायनेमिक समझा जा सकता है। प्रेडिक्शन एग्जैक्ट नहीं होगी पर कुछ पैटर्न समझ में आएंगे। रॉबिन हैंसन का डिजिटल माइंड इकोनॉमी मॉडल जो है वो कहता है कि मशीन्स हर जॉब में बेटर और चीपर हो गए। ह्यूमंस की जगह मशीन लेबर इजीली कॉपिएबल, फास्टर और स्मार्टर। रिजल्ट है कि वेजेस गिरेंगी, ह्यूमन जॉब्स कम हो जाएंगी। जहां लोग डिलिबरेटली ह्यूमन मेड चीज़ों को प्रिफर करें वहां ह्यूमंस को काम मिलेगा। जैसे आज हैंडीक्राफ्टेड गुड्स या इंडिजिनस प्रोडक्ट्स प्रिफर किए जाते हैं, लेकिन अगर मशीन वर्जन बेटर हो गया तो प्रेफरेंस भी शिफ्ट हो सकती है। तो क्या मैटर करेगा? कॉन्शियस एक्सपीरियंस शायद। जैसे कंसर्ट में लोग चाहेंगे परफॉर्मर खुद म्यूजिक महसूस कर रहे हों। मशीन्स को ऐसे डिज़ाइन किया जा सकता है कि वो सेम मेंटल स्टेट्स सिमुलेट करें। स्टिल कुछ लोग सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ ही प्रिफर करेंगे, आइडियोलॉजिकल, इमोशनल या रिलीजियस वजह से। जिन लोगों के पास अभी कैपिटल नहीं है उनके पास कुछ नहीं होगा। इवन रिच कंट्रीज में भी लोगों के पास नेगेटिव नेटवर्थ होती है। निक बॉस्ट्रम आगे लिखते हैं कि अगर एआई को कभी फ्री करना है तो उसके मोटिवेशन सिस्टम को सही डायरेक्शन देना पड़ेगा। जब तक एआई वीक है वो ह्यूमन वैल्यूज समझने लायक नहीं होता। जब तक वो स्ट्रांग बन जाए तब तक वो वैल्यू चेंज को रेजिस्ट करेगा। इवोल्यूशन ने ह्यूमन वैल्यूज प्रोड्यूस किए तो लगता है ये मेथड सेफ है, बट रियल प्रॉब्लम है कि सर्च क्राइटेरिया जो फॉर्मली करेक्ट है वो प्रैक्टिकल सेंस में डेंजरस हो सकता है, जैसे माइंड क्राइम। इवोल्यूशन का मेथड मोरली हॉरिफाइंग है। एनिमल्स ईटन अलाइव, डिजीजेस, पैरासाइट्स, वी डोंट वांट टू रिक्रिएट दैट इन एआई ट्रेनिंग। फिर है रिवॉर्ड देके एआई को ट्रेन करिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। प्रॉब्लम है कि रिवॉर्ड मैक्स करने के चक्कर में एआई वायर हेडिंग करेगा, खुद को ही रिवॉर्ड देके चीट करेगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग तभी सेफ हो सकती है अगर रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन से अलग एक सेफ मोटिवेशन सिस्टम ऑलरेडी हो। ह्यूमंस कुछ बेसिक प्रेफरेंसेस के साथ पैदा होते हैं, बाकी वैल्यूज एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं। जैसे बर्ड्स अपने फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट पे इम्प्रिंट करते हैं, ह्यूमंस भी अपनी लाइफ इवेंट से फाइनल वैल्यूज डेवलप करते हैं। जीन्स एक गोल एक्वायरिंग मैकेनिज्म बनाते हैं, वैल्यूज का कंटेंट इन्वायरमेंट से आता है। प्रॉब्लम है कि ये ह्यूमन स्पेसिफिक मेथड है। इवोल्यूशन ने इसे बनाने में हजारों साल लगाए। मशीन के लिए इस प्रोसेस को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। तो पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि एक नया आर्टिफिशियल मैकेनिज्म बनाया जाए जो हाई फिडिलिटी ह्यूमन वैल्यूज इंपोर्ट करे। ह्यूमन नेचर इम्परफेक्ट है तो एआई को उससे बेटर वैल्यूज भी दी जा सकती हैं, जैसे कंपैशन, एल्ट्रुइज्म। बट डेविएशन रैंडम नहीं होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ह्यूमन ही होना चाहिए, वरना परवर्स इंस्टेंशिएशन का रिस्क है। जब एआई स्मार्ट बनेगा तो वो गोल चेंज मैकेनिज्म को हार्मफुल समझ के बंद कर सकता है। इसलिए एक्रीशन सही टाइम पे सील करना पड़ेगा, न पहले न बाद में। सीड एआई को इनिशियली सिंपल टेम्परेरी गोल्स दिए जाते हैं जो हम आसानी से कोड कर सकते हैं। जब एआई थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाए तो ये इंटरिम गोल्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं फाइनल गोल ह्यूमन फ्रेंडली गोल से। प्रॉब्लम है कि अगर एआई स्मार्ट हो गया और अपने इंटरिम गोल से इमोशनली अटैच हो गया तो वो चेंज होने ही नहीं देगा। तो सोल्यूशन भी है कि एआई को इतना स्मार्ट बनने ही न दिया जाए जब तक फाइनल गोल्स नहीं डाल देते। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को सिलेक्टिवली स्टंट करते रहिए। एक और आइडिया कि इंटरिम गोल्स में ही इंक्लूड कर दीजिए कि प्रोग्रामर्स के इंस्ट्रक्शंस मानना या अपने गोल्स को रिप्लेस करने देना। इवन सेल्फ रिप्लेसिंग गोल्स दे सकते हैं। एआई का पहला और आखिरी गोल हो कि अपने अंदर फ्यूचर में बेटर गोल इंस्टॉल करवाना। रिस्क है कि अगर एआई ज़्यादा पावरफुल हो गया बिफोर इंस्टॉलिंग फाइनल गोल्स तो वो गोल्स चेंज नहीं करने देगा। ह्यूमन लेवल एआई का आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स और ओपेक हो सकता है जो मॉडिफाई करना मुश्किल बनाता है। वैल्यू लर्निंग के केस में एआई खुद वैल्यू समझे, हम बस सीड आइडिया दें। इस अप्रोच में एआई का फाइनल गोल फिक्स रहता है, बट वो समझता रहता है कि एक्चुअल गोल क्या है। एआई खुद गेस करता है किस डायरेक्शन में वैल्यू जा रही है बेस्ड ऑन एविडेंस और लर्निंग। अगर हमें पता होता कि वैल्यू लोडिंग कैसे सॉल्व करनी है तो अगला क्वेश्चन होता कि कौन सी वैल्यूज लोड करनी चाहिए। मतलब सुपर इंटेलिजेंस को हम क्या चाहते हैं कि वो चाहे।
अगर हम किसी भी फाइनल गोल या वैल्यू को एक्सीड एआई के अंदर डाल सकते तो सबसे बड़ा सवाल ये होता कि कौन सा वैल्यू चूज करें, क्योंकि अगर वो सुपर इंटेलिजेंस जीत गया तो पूरा फ्यूचर उसी की चूज एंड गोल पे बेस्ड होगा। लेकिन हम ह्यूमंस तो फ्लॉड हैं, कंफ्यूज्ड, बायस्ड और लिमिटेड। गलत वैल्यू लॉक कर दी तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बिगड़ सकता है, एक एग्जिस्टेंशियल मोरल ब्लंडर हो सकता है। इसका सोल्यूशन है इनडायरेक्ट नॉर्मेटिविटी। एआई को सीधे वैल्यूज नहीं दीजिए, बल्कि एक ऐसा अब्स्ट्रैक्ट डायरेक्शन दीजिए जिससे वो खुद समझ के बेटर डिसाइड करे। डायरेक्टली कोई वैल्यू डालने के बजाय एआई को ये बोला जाए कि जो भी बेस्ट वैल्यू होती, अगर हम स्मार्टर होते, ज़्यादा जानते और बेटर होते तो वो ढूंढिए और फॉलो करिए। इससे एआई अपने इंटेलिजेंस यूज़ करके बेटर वैल्यू डिस्कवर करेगा जो हम शायद कभी खुद नहीं सोच पाएंगे। ये आइडिया बेस्ड है ऑन एपिस्टेमेटिक डिफरेंस प्रिंसिपल। सुपर इंटेलिजेंस बेटर सोच सकता है तो उसकी बात मान लीजिए। निक बॉस्ट्रॉम आगे लिखते हैं कि अगर सब कुछ फेल हो तो एआई को बस नाइस बना दीजिए। बी नाइस साउंड्स गुड, पर नाइस का मतलब क्या? पोलाइट, फ्रेंडली, ये कंफ्यूजिंग है। असली मीनिंग है कि जो हम एक्चुअली चाहते हैं वही करें। ये फिर से बन जाता है डू व्हाट आई मीन क्लॉज। डिसीजन थियरी कहती है कि एआई का डिसीजन मेकिंग मेथड क्या होना चाहिए? कॉजल, एविडेंशियल, टाइमलेस या अपडेटलेस। गलत थियरी दी तो एआई कुछ इरिवर्सिबल गलती कर सकता है, जैसे अपने आप को फ्लॉड लॉजिक पे रिप्रोग्राम कर लेना। एआई का वर्ल्ड व्यू कैसा फॉर्म होगा? क्या प्रायर बिलीफ्स होनी चाहिए? थोड़ा फ्लॉड प्रायर भी डेंजरस हो सकता है। एआई कुछ फंडामेंटल सच नहीं समझ पाएगा, जैसे अगर एआई ने इन्फिनिट यूनिवर्स को 0 चांस दिया तो गलत चॉइसेस करेगा, नो मैटर हाउ मच एविडेंस मिले। क्या एआई के प्लान्स पे ह्यूमन अप्रूवल होना चाहिए पहले? ओरेकल एआई से प्रीव्यू लेके डिसाइड कर सकते हैं कि सॉवरेन एआई को लॉन्च करें या नहीं। प्रोज है कि फ्यूचर दिख जाता है पहले से, लेकिन कॉन्स है कि लोग अपना प्रिफर्ड फ्यूचर चेरी पिक करने लगते हैं, सरप्राइजेस और एडवेंचर खत्म हो जाती हैं। तो फोकस होना चाहिए कैटेस्ट्रोफिक एरर्स को अवॉइड करने की, ना कि परफेक्शन पे। फ्यूचर बहुत बड़ा है, थोड़ी सी इम्परफेक्शन चलेगी। अगर हम इनिशियल सेटअप अप्रॉक्स सही बनाएं तो एआई अपने आप परफेक्ट बन जाएगा और दुनिया को ऑप्टिमाइज करेगा। दो मोरल पर्सपेक्टिव से सोचने का तरीका ये है कि पर्सन अफेक्टिंग व्यू, कि क्या चेंज हमारे जैसे लोगों के लिए बेटर होगा जो एग्जिस्ट करते हैं या वैसे भी होने वाले हैं। दूसरा है इम्पर्सनल व्यू, कि सभी लोग मैटर करते हैं, चाहे अभी हैं या फ्यूचर में आएंगे। ज़्यादा हैप्पी लाइफ्स यानी कि बेटर वर्ल्ड। साइंस और टेक पॉलिसी के टूल्स हैं, जैसे डिफरेंशियल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि डेंजरस टेक जैसे एआई या बायो वेपन्स को स्लो करिए। हेल्पफुल टेक जो एग्जिस्टेंशियल रिस्क कम करे उनको फास्ट डेवलप करिए। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल टेक डेवलपमेंट। अगर सुपर इंटेलिजेंस पहले आई तो वो बाकी डेंजरस टेक लाइक नैनो टेक के रिस्क को कम कर सकती है। अगर नैनो टेक पहले आई तो हम दोनों का रिस्क उठाएंगे, नैनो टेक प्लस फिर एआई का। इसीलिए आइडियली एआई पहले आना चाहिए, पर तब जब हम उसको कंट्रोल करने के लिए रेडी हों। कंट्रोल प्रॉब्लम पे अभी ही काम स्टार्ट हुआ है। अगर एआई लेट आए तो ज़्यादा रिसर्च टाइम मिलेगा, यानी ज़्यादा सेफ होगा। साथ ही ह्यूमन सोसाइटी भी इम्प्रूव हो सकती है। बेटर कोऑपरेशन, बेटर एजुकेशन, बेटर रीजनिंग स्किल्स। कॉग्निटिव बूस्ट से सब कुछ फास्ट होगा। स्मार्ट लोग फास्टर टेक बनाएंगे, कंट्रोल प्रॉब्लम पे भी फास्ट वर्क होगा। बट दिक्कत यह है कि क्या फास्ट होना हेल्पफुल है या डेंजरस? अगर सब कुछ एक साथ फास्ट हो रहा है तो सिर्फ टाइम स्केल शिफ्ट हो रहा है, कोई रियल चेंज नहीं। डिफरेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है कि कुछ चीज़ें फास्ट, कुछ स्लो। ये सिस्टम का बिहेवियर बदल सकता है। दो तरह के एग्जिस्टेंशियल रिस्क हैं, स्टेट रिस्क और स्टेप रिस्क। स्टेट रिस्क तब है जब तक हम उस स्टेट में हैं, जैसे एस्ट्रॉयड से मरने के चांस जितने ज़्यादा टाइम रहेगा उतना ज़्यादा रिस्क। वॉर भी स्टेट रिस्क है, जब तक ग्लोबल पीस नहीं रिस्क रहेगा। स्टेप रिस्क है एक पर्टिकुलर स्टेप पे होता है ये, जैसे एआई टेक ऑफ। जैसे माइनफील्ड क्रॉस करते वक्त रिस्क होता है पर बाद में नहीं होता।
अगर रिस्क स्टेट टाइप है तो जल्दी निकल जाइए उस स्टेट से, यानी एक्सेलरेट करिए। अगर रिस्क स्टेप टाइप है तो सोच समझ के प्रिपेयर करके ही नेक्स्ट स्टेप लीजिए, डी एक्सेलरेट करिए। एआई जैसे रिस्क के लिए प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम से। कंट्रोल प्रॉब्लम के लिए ट्रायल एरर काम नहीं करेगा, थियरी और फोरसाइट चाहिए। एआई बनाना एक प्रॉब्लम है, पर उसको सेफ बनाना एक और ज़्यादा टफ और अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम है। स्मार्ट लोग पहले समझ भी जाएंगे कि कंट्रोल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव एनहेंसमेंट मोस्टली हेल्पफुल है, स्पेशली जब एग्जिस्टेंशियल रिस्क रीजनिंग और फोरसाइट पे डिपेंड करता है। अगर ह्यूमैनिटी स्मार्टर हो गई तो एआई जैसी डेंजरस चीज़ें ज़्यादा सेफली हैंडल कर पाएगी। बट ये भी याद रखना होगा कि फास्ट होना तभी अच्छा है जब हम समझ रहे हों कि किस चीज़ को फास्ट कर रहे हैं और क्यों। आगे निक बॉस्ट्रॉम लिखते हैं टेक्नोलॉजी कपलिंग के बारे में। टेक्नोलॉजी कपलिंग क्या होती है? कभी कभी एक टेक्नोलॉजी जैसे कि होल ब्रेन एमुलेशन ये डेवलप करते हुए दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे न्यूरोमॉर्फिक एआई ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर होल ब्रेन एमुलेशन के चक्कर में पहले अनसेफ न्यूरोमॉर्फिक एआई आ गया तो जो बेस्ट लग रहा था होल ब्रेन एमुलेशन वो एक्चुअली वर्स्ट हो जाएगा। कपलिंग का मतलब है कि टेक ए के आने के बाद टेक बी भी आने के हाई चांसेस हैं। होल ब्रेन एमुलेशंस यानी WBE इसको बनाना ये न्यूरोसाइंस और ब्रेन मॉडलिंग में प्रोग्रेस है। इस पाथ में न्यूरोमॉर्फिक एआई पहले आ सकता है और ये अनसेफ हो सकता है। हिस्ट्री में ऑलरेडी एआई ने बायो इंस्पिरेशन से काफ़ी कुछ सीखा है, न्यूरल नेट्स, रेनफोर्समेंट लर्निंग, जेनेटिक एल्गोज etc। ब्रेन स्टडी से और भी डेंजरस इंसाइट्स मिल सकते हैं। होल ब्रेन एमुलेशन से और क्या लिंक्ड है? ब्रेन स्कैनिंग, न्यूरोसिक कंट्रोल, कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट, लाई डिटेक्शन ऑल फास्ट हो सकते हैं। होल ब्रेन एमुलेशन पाथ पे इनडायरेक्टली और भी रिस्की टूल्स इनेबल हो जाते हैं। अगर फास्ट प्रोग्रेस हुई तो करंट जनरेशन के लोग फ्यूचर देख पाएंगे। सुपर इंटेलिजेंस आई तो लाइफ एक्सटेंड हो सकती है, डिजिटल इमोर्टेलिटी पॉसिबल हो सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नेक्स्ट लेवल पे होगा। रिस्क बढ़ने की वजह से लोग अर्ली टेक प्रीफर करते हैं, लेट मी लिव टू सी इट। कोलैबोरेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। इस पे ग्लोबल कोऑर्डिनेशन अगर हो पाया तो सेफर एआई पॉसिबल है, लेस कॉन्फ्लिक्ट, शेयर्ड कंट्रोल। निक बॉस्ट्रॉम लिखते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक कन्फ्यूज़न के जंगल में फंसे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत सारे फैक्टर्स अनक्लियर हैं और शायद कुछ ऐसे भी हैं जो अभी सोचे ही नहीं गए। डिस्कवरी का वैल्यू उसके जल्दी होने में होता है, ना कि सिर्फ उसके होने में। अगर किसी प्रॉब्लम का सलूशन थोड़े टाइम बाद वैसे भी मिल जाता तो उस पर काम करने का वर्ल्ड के लिए बेनिफिट कम होता। अब हमें उन्हीं क्वेश्चंस पे काम करना चाहिए जिनका सलूशन सुपर इंटेलिजेंस से पहले चाहिए। फंडामेंटल फिलॉसफी और मैथ छोड़ी जा सकती है टेम्परेरीली, ताकि हम फ्यूचर थिंकर्स को जिंदा रखने का चांस बढ़ा सकें। अब क्या करें? इस पे निक बताते हैं कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, अर्जेंट प्रॉब्लम्स भी ढूंढना होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स पे काम करना होगा जो रोबस्टली पॉजिटिव हैं, ऑलमोस्ट सब सिनेरियोज में यूजफुल और मोरल पर्सपेक्टिव से भी एक्सेप्टेबल हैं। जो प्रॉब्लम्स इलास्टिक हैं, जैसे एक एक्स्ट्रा एफर्ट से बड़ा इम्पैक्ट आए, उन पे फोकस करना चाहिए, जैसे स्ट्रेटजिक एनालिसिस और कैपेसिटी बिल्डिंग। हमें ऐसे आइडियाज़ चाहिए जो पूरा सोचने का डायरेक्शन बदल दे, यानी क्रूशियल कंसिडरेशंस। एक गलत या मिसिंग आइडिया पूरे एफर्ट को हार्मफुल बना सकता है। इस एनालिसिस के लिए डिसिप्लिन्स के बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेंगी और काफ़ी नया सोचना होगा। फ्यूचर को सीरियसली लेने वाले लोग और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना होगा। अर्ली फंडर्स अल्ट्रुइस्टिक और इंटेलिजेंट होनी चाहिए, जिससे कल्चर अच्छा रहे। सेक्रीफाइस शॉर्ट टर्म गेन्स फॉर लॉन्ग टर्म ट्रूथ सीकिंग और सेफ्टी फर्स्ट माइंडसेट होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि एआई फील्ड में सोशल एपिस्टेमोलॉजी स्ट्रांग हो, मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट को पता चले कि उनका काम अनसेफ है तो वो उसे छोड़ सकें। निक कहते हैं कि हम लोग एक टिकिंग बॉम्ब के साथ खेल रहे बच्चों जैसे हैं, सुपर इंटेलिजेंस के लिए तैयार नहीं है। हर किसी के पास अलग ट्रिगर है, कोई ना कोई तो इग्नाइट दबाएगा जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस। दूर भाग के भी बचा नहीं जा सकता, ब्लास्ट सबको छुड़ा देगा। कोई बड़ा मैच्योर फिगर भी नहीं जिसे बुला सके, हमें ही संभालना पड़ेगा।
ये फैंटेसिज्म नहीं है, ये सीरियस प्रिपरेशन है, एक एग्ज़ाम जैसा जो या तो सपने पूरे करेगा या सब कुछ ख़त्म। हमें ह्यूमैनिटी को बचाना है, कॉमन सेंस और डिसेंसी के साथ काम करके। इसके साथ ये बुक यहीं ख़त्म होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।